यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, हम जो तैयारी कर रहे हैं अपनी सीटेट की, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये हमारी क्लास 8 की साइंस के एनसीईआरटी कर रहे हैं। क्लास नंबर हम हमारी जो आज हम चैप्टर करने वाले हैं, चैप्टर 4 होगा, जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले ऑलरेडी हम 3 चैप्टर अपने डिस्कस कर चुके हैं। 3 चैप्टर हमने कर लिए क्लास 8 के। इससे पहले हमने क्लास 7 की एनसीईआरटी की थी, उससे पहले हमने क्लास 6। तो क्लास 6 और 7 की एनसीईआरटी हमने कंप्लीट अपनी कवर कर ली है। जिन भी बच्चों को क्लासेस देखनी है वो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट जो है अलग अलग आपकी बनी हुई है, जिसमें आपको क्लास 6 की अलग आपको क्लासेस मिलने वाली है। सारी वीडियो आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी की जितने चैप्टर आपके हैं सारे के सारे वहाँ पर मिल जाएंगे। उसके बाद आपके आती है क्लास 7। तो क्लास 7 की प्लेलिस्ट आपकी अलग बनी हुई है, वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ क्लास 7 की एनसीईआरटी मिलने वाली है। देन आपके आते हैं क्लास 8। तो क्लास 8 की भी आपकी जो प्लेलिस्ट है वो अलग आपकी बनी हुई है, तो वहाँ से आप जो क्लासेस है वीडियो है वो आप देख सकते हो। चलिए, अब हम अपने नेक्स्ट जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ये चैप्टर 4 की ओर बढ़ते हैं। अपने चैप्टर अपना चलिए, आज जो चैप्टर है हमारा ये चैप्टर नंबर 4 है, जिसमें हम पदार्थ, धातु और अधातु के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। यानी मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। जो पदार्थ होता है यानी मटेरियल्स आपका होता है। पदार्थ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मटेरियल्स बोलते हैं। तो पदार्थ क्या होता है? मटेरियल्स आपका होता है। पदार्थ आपका होता है मटेरियल्स। और धातु क्या होती है? मेटल आपकी होती है। धातु को क्या बोलते हैं? मेटल्स बोलते हैं। और एंड को आपको पता ही है और बोलते हैं। और ये हो जाएगा आपका अधातु यानी नॉन मेटल्स आपका होता है। क्या होता है? नॉन मेटल्स इसको हम बोलते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं मटेरियल्स यानी मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पूरा जो चैप्टर आपका बेस्ड है वो पदार्थ के जो आपका पदार्थ होता है, जिसमें धातु और अधातु के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन सा मेटल होता है, कौन सा नॉन मेटल आपका होता है। कल आपको क्लासेस नहीं मिली थी, तबीयत खराब होने की वजह से आपकी जो कल क्लासेस है कोई सी भी क्लास आपको नहीं मिली थी, ना तो सीटेट वाली और ना ही आपको जो एनसीईआरटी वाली क्लास नहीं मिली थी। चलिए, आज हम अपना जो चैप्टर है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें हमारा जो पदार्थ और जो पदार्थ आपका है, जिसमें धातु और अधातु के बारे में हमें पढ़ना है, मेटल और नॉन मेटल के। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन है कि क्या आप उन पदार्थों के नाम बता सकते हैं जो धातु है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आप जो उन पदार्थों जो मटेरियल्स है उनका नाम बता सकते हैं। उन मटेरियल्स का नाम आपको पता है जो क्या होते हैं? धातु होते हैं, यानी मेटल्स आपके होते हैं। जो धातु यानी मेटल्स होते हैं। तो इसके लिए आपको एक टेबल जो है वो नीचे आपको दी गई है। टेबल में आपको पढ़ना है कि जो सारणी दी गई है, जो टेबल है, उसमें जितने भी यानी रिमाइंडर जितने भी जो शेष पदार्थ आपके होते हैं, शेष जो पदार्थ होते हैं वो अधातु आपके होते हैं। क्या होते हैं? अधातु होते हैं। अधातु का मतलब क्या होता है? नॉन मेटल आपका। जो नॉन मेटल हो गए, जो धातु नहीं होगे, मेटल नहीं होगे, अधातु होते हैं। धातुओं का अधातुओं से अंतर उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर किया जाता है। जो धातुएं होती हैं, जो धातुएं आपकी है, जो मटेरियल्स होते हैं, जो धातुएं होती है का अधातुओं से अंतर यानी जो मेटल्स और नॉन मेटल्स में जो डिफरेंस किया जाता है वो डिफरेंस किसके बेस पर किया जाता है? तो किसके बेस पर हम डिफरेंस करते हैं? तो किसी भी चीज़ में, यानी 2 स्टूडेंट है, आप सिंपली मान के चले 2 स्टूडेंट हैं, 2 स्टूडेंट हमने ले लिया, एक राम है और एक श्याम है। तो उनके बीच में अगर हमें डिफरेंसेस देखना है, उनके बीच में हमें अंतर निकालना है, कंपेयर उनकी करनी है, अंतर देखना है, तो क्या या तो हम उसकी जो हाइट होती है हाइट के बिहाफ पर उसमें अंतर देख सकते हैं, या फिर जो उसकी एजुकेशन होती है एजुकेशन के बेस पर। अगर वे दोनों एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं, दोनों एक ही क्लास में है, तो उसका जो माइंड है यानी पढ़ने में कैसे है उसके बिहाफ पर हम उसमें अंतर कर सकते हैं, डिफरेंस निकाल सकते हैं। उसके कलर के बिहाफ पर, उसका कलर जो है कलर के बिहाफ पर, तो हम ये सब इनमें क्या कर सकते हैं? डिफरेंस कर सकते हैं। तो इसी तरह जो मेटल्स और नॉन मेटल्स है उनमें जो हम डिफरेंस करेंगे, उनका अंतर देखेंगे, तो उनका जो अंतर है वो किस बिहाफ पर उनमें अंतर कर सकते हैं। उनके जो बीच का जो डिफरेंसेस होता है किस बिहाफ पर हम करेंगे, तो वो करेंगे या तो भौतिक होगा या फिर रासायनिक उनमें गुण होगा, या तो फिजिकली होगा या फिर केमिकली होगा। तो किस भी आप पर कर सकते हैं हम, फिजिकली या तो फिजिकली हम कर सकते हैं या फिर केमिकली जो है उसके आधार पर हम उसमें डिफरेंस देख सकते हैं। तो आपको याद करना है कि जो चमक और कठोरता है वो क्या होता है? जो चमक होता है, जो शाइनिंग आती है, जैसे
हम मार्केट में शॉपिंग करने जाते हैं, यानी मार्केट जाते हैं, शॉपिंग करके लाते हैं। तो जैसे ही आप शॉप में एंटर करोगे, कोई भी आपकी कपड़े वाली दुकान है या किसी भी दुकान पर आप एंटर करोगे, शॉप पर आप जाते हो, दुकान पर आपसे सामान खरीदा, तो जब आप सामान खरीदते हो तो कुछ ना कुछ आपको, जब जैसे ही आप शॉप के यानी जो गेट से एंटर करोगे, तभी आपको कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी आएगी जिस पर यानी आपको शाइनिंग आपको दिखेगी, यानी चमक, जो अपनी ओर क्या करते हैं, अट्रैक्ट आपको करते हैं। कुछ ना कुछ वहाँ पर आपको चमकीला सा चमक वाली चीज़ दिखेगी। तो ये आपका हो गया। और जो कठोरता होती है, यानी कठोरता यानी जो हार्डनेस होती है, हार्डनेस जो इजीली टूटता नहीं है, जो इजीली टूटता नहीं है, तो उसके जो भौतिक, ये कैसे होते हैं, ये गुण जो होते हैं, ये कैसे गुण होते हैं, ये आपके भौतिक होते हैं, फिजिकली गुण आपके होते हैं। चलिए अब देखते हैं जो टेबल है, टेबल में इसका, चलिए टेबल के इससे समझते हैं कि इसमें क्या क्या आपका हो जाए। जैसे पदार्थ होता है, तो पदार्थों की जो दिखावट होती है और कठोरता, तो पदार्थ जो होता है, जो मटेरियल्स की जो दिखावटें होती है यानी अपीयरेंस होती है, और जो उसकी हार्डनेस होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कैसी होती है, जैसे वस्तु, जो पदार्थ होता है, जो मटेरियल्स आपका होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, उसकी जो दिखावट होती है या तो चमकदार आपकी होगी या फिर निष्प्रभ, यानी या तो उसमें शाइनी होगा या फिर डल होगा, यानी कोई चीज़ या तो चमक होगी, उसमें क्या होगी, चमक से आपको दिखाई देगी। जैसे साड़ी आपके होते हैं, किसी में चमक आपके हो जाए, जैसे आप कपड़े पहनते हो, तो जैसे आपने नया कपड़ा खरीदा तो उसमें क्या होगी, शाइनिंग, यानी चमक जो होगी वो बरकरार रहेगी। चमक यानी नया कपड़ा आपने खरीदा है, और कुछ कपड़ा ऐसा है यानी जो कपड़ा आप डेली पहन रहे हो, बहुत टाइम से आप उस कपड़े को पहन रहे हो, जो कपड़े आप पहन रहे हो, वस्त्र आप पहन रहे हो, वो बहुत टाइम से आप पहन रहे हो, तो वो कैसा होगा, निष्प्रभ, यानी जो उसका कलर होगा वो डल आपका हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, कलर जो होगा वो डल हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला है कि जो कठोरता होती है, जो हार्डनेस होती है, वो या तो बहुत ही कठोर होगी, हार्ड होती है, या फिर बहुत कठोर आपका नहीं होगा। जैसे आपकी यानी कठोर क्या होगा, जो इजीली नहीं टूटता, जिसे हम यानी आसानी से अपने हाथों से नहीं तोड़ सकते, वो क्या हो जाएगा, कठोर आपका हो जाएगा। और जिसे हम इजीली अपने हाथों से तोड़ सकते हैं, जैसे आप जो कठोर नहीं, जैसे चौक होते हैं, चौक को हम इजीली तोड़ देते हैं। इसी तरह आपकी जो बेंच होती है या डेस्क होती है, उनको आप इजीली नहीं तोड़ पाओगे, तो वो कैसी हो गई, कठोर आपकी हो गई। तो इसी तरह आप इसमें बात करेंगे कि किसमें चमक होती है और किसमें नहीं होती है, और कौन सी चीज़ें कठोर होती है और कौन सी नहीं होती, कौन सा ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें सबसे पहले आता है आयरन, जो लोहा होता है, जो आयरन है यानी जो लोहा आपका होता है। तो लोहे में क्या होती है, चमकदार, यानी लोहा जो होता है उसमें शाइनिंग यानी चमक आपकी होती है, और वो बहुत क्या होता है, ये आपका बहुत है, यानी बहुत कठोर वो आपका होता है, उसमें हार्डनेस आपकी होती है। कोयला, इसी तरह आपका आता है कोयला। तो जो कोयला होता है वो कैसा होता है, कोयला देखा होगा आपने, जो कोयला होता है वो कैसा होता है, डल आपका होता है। तो कोयले में कोई भी चमक आपकी नहीं होती है, और ये कैसा होता है, ये कठोर भी नहीं होता। कोयला क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा जो कोयला होता है वो इजीली आपका ब्रेक डाउन हो जाता है, इजीली टूट जाता है, तो वो कठोर भी आपका नहीं होता है। इसी तरह आपका जो सल्फर होता है, जो गंधक आपकी होती है, तो गंधक जो होती है, या अपने अपने जो घरों में है वो गंधक आपने देखी भी होगी, तो जो गंधक होती है वो भी डल आपके होते हैं। तो गंधक जो होती है, तो गंधक में क्या होता है, गंधक आपने देखी होगी, तो गंधक में भी डलनेस आपकी होती है, यानी उसमें भी शाइनिंग नहीं होती, डल होती है, और ये भी आपकी कठोर नहीं होती, इजीली आपकी टूट जाती है, आपके हाथों से भी ये आपकी टूट जाएगी। और आगे आता है आपका एल्यूमिनियम। जो एल्यूमिनियम होता है वो आपका चमकदार होता है। एल्यूमिनियम कैसा होता है, उसमें शाइनिंग होती है, चमक होती है, और ये बहुत कठोर आपका होता है। कैसे होता है, ये कठोर आपका होता है। और जो कॉपर या तांबा आपका होता है, तांबा जो होता है आपके घरों में भी आपको मिलेगा, तो उसमें क्या होता है, तांबे में क्या होता है, चमक आपकी मारती है, शाइनिंग होती है, और ये बहुत आपका कठोर होता है। तो तांबा जो होता है, जो कॉपर है, वो भी आपका चमक होता है, शाइनिंग उसमें होती है, और वो आपका कठोर आपका होता है। अब चलते हैं आगे। तो ये हमने देखा कि इसकी जो फिजिकली प्रॉपर्टीज़ के बेस पर हमने देखा कि कौन सा जो ऑब्जेक्ट है वो आपका शाइनिंग देगा, कौन सा डल आपका होता है। इसके साथ साथ जो हमने उसकी हार्डनेस देखी कि कौन सा ऑब्जेक्ट या मटेरियल जो है वो हार्ड होता है या नहीं होता है। तो ये हमने इसकी प्रॉपर्टी जो है, इसमें जो डिफरेंस देखा, किस पर देखा, जो इसकी फिजिकल एक्टिविटीज़ थी, फिजिकल जो इसमें एक्टिविटीज़ थी उसी के बिहाफ पर हमने इसमें अंतर देखा, डिफरेंसेस इसमें किया। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट आगे जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन बना हमारा कि धातु और अधातुओं के जो भौतिक गुण हैं, जो धातु होती है, जो मटेरियल्स होते हैं या फिर जो नॉन मेटल्स होते हैं, उनके जो भौतिक गुण होते हैं, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। देन आता है, इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमने देख ली। देन आता है अगला क्वेश्चन बना कि क्या आपने लोहार को, जो लोहार होता है आपके घरों यहाँ पर, तो जो आपके गाँव में या आपके आसपास जो लोहार होता है, उसके जो लोहे के टुकड़े या फिर अथवा क्या जो लोहे से निर्मित जो वस्तु होते हैं, जैसे आपके घरों
में जो फावला होता है या बेलचा होता है या फिर जो कुल्हाड़ी होती है उसको क्या, उस सभी को क्या क्या होगा, जो लुहार होता है वो उनको पीटते, यानी पीटते हुए आपने देखा है। अगला पॉइंट आता, अगला क्वेश्चन है कि क्या इन वस्तुओं को पीटने पर आप इनके आकार में कोई परिवर्तन पाते हैं? बिल्कुल सही है। जब हम इसे यानी गर्म, जब हम जो फावला या बेलचा या कुल्हाड़ी बनाया जाता है, जो लुहार बनाता है, तो वो क्या करता है, वो उन चीज़ों को गर्म कर करके क्या करता है, पीटता है। और पीटने के बाद क्या करता है, उनकी जो शेप होती है, जो साइज होता है, उसमें वो चेंज करता है। तो परिवर्तन यानी चेंज किसके, यानी जब हम उसे हीट करेंगे, गर्म करेंगे, देन उसका जो कलर होता है, देन उसका जो कलर होगा या जो शेप होती है वो क्या हो जाएगी, आपकी चेंज हो जाती है। यानी गर्म करने के बाद हम उसमें शेप अपना डिसाइड कर सकते हैं कैसी शेप इसको देनी है। अगला क्वेश्चन आता है कि क्या कोयले के टुकड़े, जो कोयला होता है उसके जो टुकड़े होते हैं उसके पीटने पर भी वैसे ही परिवर्तन की अपेक्षा करते हैं? आइए जाने। यानी जो कोयला आपका होता है, तो जब हम कोयले के टुकड़े को पीटेंगे, यानी कोयले के टुकड़े को पीट देंगे, तो उसमें जो परिवर्तन होगा वो कैसा, यानी वो छोटे छोटे जो पार्टिकल है, छोटे छोटे जो कण होते हैं, उसमें वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और उसकी जो शेप होगी वो क्या, यानी वो ब्रेक डाउन आपका हो जाएगा, लेकिन हम उसे कोई भी शेप नहीं दे सकते। तो इसमें आगे चलते हैं, यही क्वेश्चन अब हम आगे जो डिस्कस अपना करेंगे। चलिए, पहला पॉइंट आता है इसमें कि जैसे आपका पहला पॉइंट क्या है, एक लोहे की कील होती है, एक लोहे की कील होती है, तो एक कोयले का टुकड़ा, एक मोटे एल्यूमिनियम तार का टुकड़ा और पेंसिल लेड लीजिए। तो क्या करना है आपको, एक तो लोहे का जो कील होती है वो आपको लेनी है, लोहे की कील के साथ साथ एक कोयले का टुकड़ा लेना है, या फिर एक जो आपका मोटा एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम तार का टुकड़ा आपको लेना होगा, और एक पेंसिल लेड आपको लेनी है, यानी पेंसिल जो होती है उसको, वो लेड आपको लेनी है। लोहे की कील लेकर उसे हथौड़े द्वारा पीटना। फिर क्या करना है, जो लोहे की कील होती है उसको आपको, जब आप हथौड़े, जो आपके घरों में जो हथौड़ा होता है उससे आपको पीटना है। तो परंतु आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस प्रक्रम में आप स्वयं को चोट ना पहुंचाए। जैसे जो हथौड़ा आपने लिया है, हथौड़े से जब आप कील को पीटोगे तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि उस हथौड़े से आपको अपने आप, यानी आपको चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। तो हथौड़ा जो आपको मारना है वो सिर्फ कील पर मारना है, अपने ऊपर नहीं। जी, और जोर से आपने पीटने का प्रयास करना है। फिर क्या करना है, आपको उसे जोर जोर से पीटना है, यानी जब आप जो सामान है, जो हथौड़े, जो लोहे की कील आप पीट रहे हो, उसको आपको जोर से पीटना है। एल्यूमिनियम के तार पर भी जोर से चोट लगाइए, और जो एल्यूमिनियम का तार होता है, जो एल्यूमिनियम का तार है वो भी आपको जोर से पीटना है, जोर से उस पर चोट मारनी है। इसी प्रकार का जो प्रक्रम है कोयले के टुकड़े और पेंसिल लेड के साथ भी आपको करना है। इसी तरह जो प्रोसेस आपका है ये किस पर करना है, जो कोयले का टुकड़ा होता है या फिर जो पेंसिल लेड आपका होता है उसके साथ भी आपको करना है। अपने जो परीक्षण है वो आपको जो टेबल नीचे दी गई उसमें आपको रिकॉर्ड करना है। तो अब हमने ये सारे पॉइंट पढ़ लिए। अब इसके बाद जब हम करेंगे, यानी प्रैक्टिकल जब हम करते हैं, तो पदार्थों की आघात वर्धनीयता, जो पदार्थ है उसकी जो आघात वर्धनीयता होती है वो देखेंगे। तो क्या होती है इसमें, सबसे पहले आता है तो जो इसमें आपका जो मैलेबिलिटी होती है, किसकी, मटेरियल्स की। आघात वर्धनीयता होती है, आघात वर्धनीयता को क्या बोला जाता है, मैलेबिलिटी आपका बोला जाता है, मैलेबिलिटी। तो ये होगी मटेरियल्स की। तो सबसे पहले जो वस्तु पदार्थ होता है, जो ऑब्जेक्ट या मटेरियल होगा, उसका जो आकार होगा, जो शेप होती है, उसमें शेप में कोई चेंज होगा, या तो वो चपटा हो जाएगा या फिर उसके क्या हो जाएगा, टुकड़ा हो जाएगा, यानी या तो वो फ्लैटन्स होगा या फिर वो छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं ब्रेक हो जाएगा पीसेज में। तो जैसा सबसे पहले हमने क्या ली, जो लोहे की कील थी, लोहे की कील को हमने हथौड़े से पीटा। किससे पीटा, जो हथौड़ा होता है उससे पीटने लगे जोर जोर से। जब हमने उसे पीटा तो वो कैसा हो जाएगा, चपटा हो जाएगा, यानी फ्लैटनेस आपकी हो जाएगी। क्या, जैसे लोहे की ये आपकी कील है, जब हम इसे पीटते रहेंगे तो ये क्या, इसका जो आकार होगा, जो शेप हो जाती है वो चेंज आपकी हो जाती है, ये चपटा हो जाएगी, फ्लैट आपकी हो जाती है। और जो कोयले का टुकड़ा होता है, अगर हम इस पर हथौड़ा मारेंगे, यानी हथौड़े से जब इसकी चोट मारेंगे जोर जोर से, जब हम इसको चोट मारते चले जाएंगे तो कोयले का टुकड़ा कैसा हो जाएगा, वो पीसेस में छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं, जो पीसेस होते हैं, उसमें ये आपका टूट जाएगा। जैसे आप रोटी खाते हो, रोटी को क्या करते हो, ब्रेक कर करके छोटे छोटे जो पीसेस होते हैं उसमें खाते हो, तो उसी तरह जो कोयले का टुकड़ा है वो भी आपका ब्रेक हो जाएगा छोटे छोटे पीसेस में। अब आता है एल्यूमिनियम की जो तार होते हैं, जो एल्यूमिनियम वायर होता है, जब एल्यूमिनियम के तार पर हम जो लोहे का हथौड़ा होता है वो मारेंगे तो वो भी कैसा हो जाएगा, चपटा आपका हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। यानी जब जो एल्यूमिनियम का तार होता है वो भी आपका चपटा हो जाएगा, फ्लैट हो जाता है। पेंसिल लेड है, तो पेंसिल लेड पर जब हम लोहे का हथौड़ा मारेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, वो पीसेस में आपका टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, पीसेस में छोटे छोटे उसके टुकड़े हो जाएंगे, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स में वो आपका ब्रेक हो जाएगा।
तो ये आपने देखे ये होती है मैलेबिलिटी किसकी, जो मटेरियल्स आपने लिया है उनकी मैलेबिलिटी कैसी है, या तो फ्लैटनेस है या फिर वो छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं ब्रेक्स आपके हो जाएंगे। अब चलते हैं आगे। तो पहले यानी जो हथौड़ा होता है वो किस तरह का आपका होता है, यानी हथौड़ा आपको कैसे लेना है, चलिए इसका एक बार पिक्चर देख लेते हैं। देखिए ये आपका हथौड़ा होता है, ये आपके घरों में भी अवेलेबल होगा। तो हथौड़ा जो है इस तरह का जो हथौड़ा है वो आपको मारना है किस पर, जो कील आपने ली थी या फिर एल्यूमिनियम का जो तार है उस पर। तो इस पर हमने किस कौन सी चीज़ ली थी, लोहे की कील अपनी ली थी, उसके बाद हमने कोयले का टुकड़ा लिया, कोयले के टुकड़े के बाद हमने एल्यूमिनियम की तार ली थी और पेंसिल लेड। तो इसमें से दो चीज़ जो है वो चपटी हो गई थी और दो ही चीज़ क्या हुई थी, इसमें से आपकी दो चीज़ चपटी हो गई थी और दो के टुकड़े हो गए थे, जैसे कोयले का टुकड़ा और पेंसिल लेड आपके ब्रेक हो गए थे पीसीज में, और जो आपका लोहे की कील है और जो आपका एल्यूमिनियम का जो वायर है वो चपटा हो गया था, फ्लैट आपका हो गया था, तो फ्लैटेंस हो गया था। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका लोहे की जो कील है, लोहे की कील और एल्यूमिनियम के तार को पीटने पर उनका आकार परिवर्तन हो गया। तो उनकी जो शेप थी उसमें चेंज आपको देखने को मिला, उनका शेप कैसा हो गया था, फ्लैटन्स आपका हो गया था, चपटा हो गया था। यदि उन्हें अधिक सख्ती से पीटा जाए तो उन्हें शीट में परिवर्तित किया जा सकता है। अगर हम उन्हें और जोर से पीटना चाहे, यानी और जोर से जब हम उन्हें पीटेंगे कील को और एल्यूमिनियम का जो वायर लिया था, तार लिया था, अगर हम उन्हें और ज़्यादा पीटने लगेंगे, और ज़्यादा यानी सख्ती से पीटेंगे और तेज़ी से पीटेंगे, तो उन्हें किसमें, यानी जो सीट होती है उसमें हम चेंज कर सकते हैं। किसमें चेंज कर सकते हैं, जो सीट होती है उनमें हम उन्हें चेंज कर लेंगे। अब आता है अगला पॉइंट कि आप जो संभवतः यानी पॉसिबिलिटी है कि मिठाइयों को सजाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले चांदी के वर्क से भी परिचित होगी। जैसे आपने देखा होगा जब मिठाइयाँ आपकी, यानी जब आप मिठाई की जो शॉप होती है, स्वीट शॉप आपकी होती है, वहाँ आप जाते हो तो वहाँ पर आपने देखा होगा जो मिठाइयाँ होती है, मिठाइयों पर क्या होता है, कवर आपका जो चढ़ा हुआ होता है, यानी जो चांदी का वर्क आपका होता है, चांदी का जो वर्क जो चढ़ा हुआ उस पर होता है, तो उससे भी आप परिचित होगे, वो भी आपने देखा होगा। तो जो सिल्वर फॉइल होता है वो आपने ज़रूर देखा होगा। तो आप जो एल्यूमिनियम की पन्नी या पर्णिका द्वारा खाद्य सामग्री को लपेटने के उपयोग से भी अवश्य परिचित हो गए। तो आपने देखा होगा जो इसमें आपका होता है जो एल्यूमिनियम का फॉइल होता है, जैसे चांदी का वर्क होता है उसी तरह एल्यूमिनियम की जो पन्नी होती है, पर्णिका होती है, तो एल्यूमिनियम फॉइल भी आपने यूज़ करते हुए जो रैपिंग होता है, तो लपेटने में जो खाद्य सामग्री आपकी होती है, फूड मटेरियल होता है, उसको लपेटने, यानी जब हम उसे रैपिंग करते हैं क्या करते हैं, उसे लपेटते हैं, तो उसके बारे में भी आप जानते होंगे। अब आता है अगला पॉइंट कि आघात वृद्धनीयता क्या होता है। जो आघात वृद्धनीयता होता है यानी मैलेबिलिटी होती है, वो होती क्या है, मैलेबिलिटी इसमें क्या होती है, तो जैसे मैलेबिलिटी, अब आता है कि मैलेबिलिटी होती क्या है। तो मैलेबिलिटी, जैसे हमने मैलेबिलिटी के बेस पर जो ऑब्जेक्ट थे, जो ऑब्जेक्ट थे मटेरियल से, उनमें देखा था कि लोहे की कील थी, एल्यूमिनियम का तार था, उनकी मैलेबिलिटी चेक की थी। तो अब देखते हैं कि मैलेबिलिटी होती क्या है। तो पहला पॉइंट है धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है, आघात वर्धनीयता कहलाता है। यानी उस धातुओं की, उस मेटल की इसमें बात की गई है जिसका जो गुण होता है या जिसकी जो प्रॉपर्टी, यानी मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण हम उसे जब उसे पीटते हैं, क्या करते हैं, पीटते हैं, तो पीटने के बाद जब वो शीट में आपकी चेंज हो जाएगी, जो शीट में चेंज हो जाएगी वही क्या होती है, मैलेबिलिटी आपकी होती है। यह धातुओं का अभिलाक्षिक गुण होता है। जो धातुएं होती है, जो मेटल्स होती है, उनका ये अभिलक्षणीय गुण होता है। कैसा गुण होता है, अभिलक्षणीय, ये आपका गुण होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। तो जैसे आपने देखा होगा जो कोयला और पेंसिल लेड है, जैसे पदार्थ या गुण प्रदर्शित नहीं करते। तो कोयला लिया था हमने, जो पेंसिल लेड लिए थे वो क्या हो गए थे, पीसेस में आपके ब्रेक्स हो गए थे, यानी उनके टुकड़े हो गए थे। तो ये क्या करे, ये मैलेबिलिटी को रिप्रेजेंट आपका नहीं कर रहा है। तो मैलेबिलिटी को जो रिप्रेजेंट करेगा, यानी वही रिप्रेजेंट करेगा जो सीट में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे सीट हम परिवर्तित, यानी सीट में आपका चेंज हो जाएगा, वही आपकी मैलेबिलिटी होती है। अब आता है अगला क्वेश्चन, इसमें क्या हम इन्हें धातु कह सकते हैं। तो अब क्वेश्चन बना, जब मैलेबिलिटी वाले हैं तो हम इन सबको क्या बोल सकते हैं, जो धातु होते हैं, जो मेटल होते हैं, तो हम इसे धातु बोल सकते हैं, मेटल इनको बोल सकते हैं। चलिए अब आता है नेक्स्ट आपका अगला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बना कि क्या आप बिना जो प्लास्टिक होती है या लकड़ी होती है, क्या आप बिना प्लास्टिक या लकड़ी के हत्थे वाले जो गर्म धातु के पात्र को स्वयं को बिना आघात पहुंचाए पकड़ सकते हैं। जैसे जो आप, इस क्वेश्चन आपका बनता है कि जो प्लास्टिक या लकड़ी के हत्थे वाले जो गर्म धातु होते हैं,
प्लास्टिक या फिर जो लकड़ी के जो हत्थे होते हैं जो आपके घरों में जो बर्तनों पर आपके लगाए जाते हैं, जैसे आपका जो चायदान होता है या कुकर आपका होता है, तो उस पर प्लास्टिक या जो लकड़ी का आपके कवरिंग होती है, जो हत्था होता है, तो वो गर्म धातु जब वो हीट यानी जो मेटल्स होता है, जब वो गर्म धातु का जो पात्र है उसको स्वयं को बिना यानी आपको बिना नुकसान पहुंचाए आप उसे पकड़ सकते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर है शायद नहीं, क्योंकि जब वो गर्म हो जाएगा तो जब हम उसे पकड़ेंगे तो क्या होगा, गर्म होने के बाद जब हम उसे पकड़ लेंगे तो पकड़ने पर क्या होगा, हमारा जो हाथ होगा वो जल जाएगा। क्यों? कुछ अन्य अनुभवों की सूची बनाने का आपको प्रयास करना है जिसमें एक लकड़ी या प्लास्टिक का हत्था आपको घायल होने से बचाता है जब आप गर्म वस्तुओं को पकड़ते हैं। तो इसमें जो प्लास्टिक का हत्था है वो आपको घायल होने से क्या करता है, बचाता है, और जब आप गर्म वस्तुओं को पकड़ते हैं तो इन्हीं अनुभवों के आधार पर जब आप लकड़ी और प्लास्टिक द्वारा ऊष्मा के चालन के विषय में क्या कह सकते हैं, जो इन्हीं जो अनुभव है या आपने फील किया, तो इसी के बेस पर आपको बताना है। जो लकड़ी होती है, जो वूल होती है या फिर जो प्लास्टिक है, उसके द्वारा जो ऊष्मा यानी हीट का जो चालन है उसके विषय में आप क्या कह सकते हैं। तो हीट के चालन के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो आपने देखा होगा एक विद्युत कर्मी को पेंचकस से काम करते देखा होगा। जो विद्युत कर्मी होता है क्या होता है, जो इलेक्ट्रीशियन आपका होता है, तो इलेक्ट्रीशियन को आपने देखा होगा वो जो पेचकस होता है उससे काम करता है। और जो पेचकस होता है, पेचकस की जो कवरिंग होती है यानी पेचकस की जो कवरिंग होती है वो किससे होता है, प्लास्टिक की आपकी होती है। तो इसमें बोला गया है कि जो जैसे आपने एक जो विद्युत कर्मी होता है, जो इलेक्ट्रीशियन होता है, या आपके घरों में जो पेचकस होते हैं वो भी कैसे, जो उसकी कवरिंग होती है वो कैसे होता है, प्लास्टिक से आपकी कवरिंग होती है। तो क्या है, यानी प्लास्टिक की कवरिंग आपकी होती है। अब आता है अगला कि उसका हत्था किस प्रकार का होता है। अब क्वेश्चन देखिए, इसमें वही पूछ लिया कि जो पेचकस होता है, तो पेचकस का जो हत्था होता है, पेचकस जो है उसका हत्था कैसा होता है। तो हत्था आपने देखा होगा वो प्लास्टिक का आपका होता है। हत्था कैसा होता है, प्लास्टिक का आपका बना होता है। तो याद करना है आपको कि किसी वस्तु में विद्युत का प्रवाह होता है। तो कोई भी जो वस्तु होता है, कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है, उसमें जब इलेक्ट्रिक का यानी इलेक्ट्रिक जो लाइट होती है, जो लाइट आपकी है, इलेक्ट्रिसिटी जो है, जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी एंटर करती है या इलेक्ट्रिसिटी उसमें चलती है, प्रवाह करती है, तो जब इलेक्ट्रिसिटी उसमें रहती है, तो इलेक्ट्रिसिटी जब उसमें रहेगी या नहीं, यह परीक्षण करने हेतु विद्युत परिपथ कैसे बनाया जाता है। तो इसमें आपको क्वेश्चन है कि आपको याद करना है कि कोई भी वस्तु होती है जब उसमें विद्युत का प्रवाह होता है, जब जो तार होते हैं, जो उसमें ऑब्जेक्ट आपका है, तो उसमें लाइट आपकी जा रही है या नहीं, तो उसका जब हम चेक करते हैं, उसका जब परीक्षण करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो उस टेस्ट करने हेतु जो विद्युत परिपथ होता है उसे कैसे बनाया जाता है। तो विद्युत यानी चेक करने के लिए जो परिपथ बनाया गया है उसे हम कैसे चेक करते हैं। तो आपने कक्षा 6 में विभिन्न वस्तुओं के साथ ये एक्टिविटी आपने कर ली थी। तो अब इस क्रियाकलाप को सारणी यानी जो टेबल आपको दी गई है उस पदार्थों के साथ आपको रिपीट करनी है। तो परीक्षण कीजिए इन पदार्थों को सुचालक और कुचालक में वर्गीकृत आपको करना है। क्या करना है, जो सुचालक होते हैं यानी गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर, यानी जो गुड कंडक्टर हो गए जिसमें जो इलेक्ट्रिसिटी, और बैड कंडक्टर यानी जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आपकी नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी यानी जिसमें एक तो सुचालक होता है, एक आपका कुचालक होता है। तो सुचालक यानी गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर के बारे में इसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब देखते हैं अगला जो पॉइंट आता है, इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है जो पदार्थों की वैद्युत चालकता। तो ये टेबल आ गई। तो पदार्थ जो होते हैं, तो पदार्थ क्या है, जो मटेरियल्स आपके होते हैं उनकी वैद्युत चालकता यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है उनकी कैसी होती है। तो सबसे पहले आता है आपका जो पदार्थ, यानी एक क्रम संख्या आपको दी गई है जिसमें 4 ऑब्जेक्ट आपके लिए गए हैं। पहला लोहे की छड़ आपकी है, लोहे की छड़ है या कील आपकी होती है, जैसे आपने देखा होगा जो आयरन रोड आपकी होती है, या फिर जो नेल आपकी होती है, नेल यानी कील को बोला जाता है, नेल क्या होती है, कील आपकी होती है। तो ये कैसी होती है, सुचालक आपकी होती है। ये कैसी होती है, सुचालक होती है। और जो गंधक होती है, जो गंधक आपका है यानी सल्फर आपका होता है, गंधक यानी सल्फर होता है, ये कुचालक आपका होगा, ये बैड कंडक्टर होता है। और जो कोयला होगा, ये कोयला जो होता है, कोयल का जो पीस होगा ये भी आपका कुचालक होता है, बैड कंडक्टर होता है। तांबे की जो तार होती है, जो तांबे यानी कॉपर का जो वायर होगा वो कैसा होता है, वो भी आपका सुचालक होता है। तो इसमें सुचालक कैसा होता है, सुचालक होता है गुड कंडक्टर, यानी इनके ये क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। और जो कुचालक होता है ये बैड कंडक्टर आपका होता है, बैड कंडक्टर होगा।
क्यों? क्योंकि जो लोहे की छड़ होती है, जैसे आपने जो आयरन रोड आपके होते हैं, जैसे अभी विंटर सीजन आपका चला हुआ है, तो जो जिससे आप पानी अपना गर्म करते हो, जैसे लोहे की जो रोड होती है उससे आप अपना पानी गर्म करते हो, तो उसमें क्या जो लोहा आपका, तो वो क्या कर रहा है, वो गुड कंडक्टर आपका है, तो उसमें जो हीट यानी जो इलेक्ट्रिक है वो उसमें यानी इलेक्ट्रिक की कंडक्टिविटी को बता रहा है, गुड कंडक्टर है, जिसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास आपकी करे, इलेक्ट्रिसिटी क्या करे, पास कर रही है, और जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी वो आपका बैड कंडक्टर होता है, कुचालक होता है। जैसे गंधक होता है, जो सल्फर होता है, तो उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आपकी क्या नहीं करेगी, इलेक्ट्रिसिटी जो होगी वो आपकी नहीं जाएगी, तो वो हो जाएगा बैड कंडक्टर, वो आपका कुचालक हो गया। कोयला है, ये भी कोयला जो होता है ये भी कुचालक होता है। कुचालक क्यों है? क्योंकि ये बैड कंडक्टर है, किसमें भी इलेक्ट्रिसिटी आपकी एंटर नहीं करेगी, यानी इलेक्ट्रिसिटी इसमें कोई प्रोसेस आपका नहीं देगी। और जो तांबे का तार होता है, जो तांबे का तार हो गया, जो कॉपर वायर होता है, ये आपका गुड कंडक्टर होता है, ये आपका सुचालक होता है, क्योंकि इसमें भी आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो आपके एंटर कर जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इसमें प्रोसेस देती है। तो ये भी आपका क्या होगा, जो तांबे का तार है और जो लोहे की छड़ है, जैसे आपने देख भी लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे। अगला पॉइंट आता है कि जो लोहे की छड़, कील और तांबे का तार क्या है, सुचालक आपका होता है, गुड कंडक्टर होता है, जबकि गंधक और कोयला कुचालक है। और लेकिन क्या होता है, जो गंधक हमने लिया, जो सल्फर है या जो कोयला का पीस होता है वो आपका बैड कंडक्टर होता है। ओहो, आपने अनुभव स्मरण करने और फिर इस क्रियाकलाप का अर्थ यह दिखाना था कि जो धातु था वो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक है, यानी जो धातु होते हैं, जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ऊष्मा और विद्युत, यानी ऊष्मा क्या होती है, जो हीट होती है, और जो विद्युत होते हैं यानी इलेक्ट्रिसिटी आपके होते हैं, उसके गुड कंडक्टर होते हैं। तो उसमें क्या होता है, यानी हीट और जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो सिर्फ और सिर्फ गुड कंडक्टर में आपके जाएगी, यानी जो भी गुड कंडक्टर हो गए वही क्या होते हैं, आपके धातु होते हैं, मेटल्स आपके होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आपकी पास नहीं करेगी, वो आपके बैड कंडक्टर होते हैं, कुचालक होते हैं, अधातु आपके होते हैं। तो ये हमने क्लास 6 में अपना सीख लिया था, यहाँ पर भी आपका थोड़ा सा इसमें आपका डिस्कशन हुआ। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। अब आता है क्वेश्चन, क्या आप एल्यूमिनियम, यानी जो एल्यूमिनियम होता है और तांबे का जो तार होता है, कॉपर वायर आपका होता है, तांबा जो होता है, कॉपर का जो वायर होता है, उसका उपयोग आप कहाँ देखते हैं, तो उसको जो यूजेस है वो कहाँ देखते हैं। क्या आपने कोयले की तारें देखी है? निश्चित रूप से नहीं। तो क्वेश्चन आपका बना, यानी जो एल्यूमिनियम होता है या फिर जो तांबे का जो तार है उनका यूज आपके घरों में होता है, लेकिन जो कोयले की जो तारें होती है वो आपने नहीं देखी है, कोयले की तारें नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये आपका धातु नहीं होता। तो धातु यानी जो सुचालक आपका है, ये दोनों के दोनों क्या है, सुचालक आपके होता है, दोनों के दोनों सुचालक होते हैं, गुड कंडक्टर आपके होते हैं। इन दोनों में क्या हो जाता है, गुड कंडक्टर होते हैं, इनमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाती है, यानी जिसमें करंट आपका फ्लो यानी करंट आपका चलता है, जैसे तारों में आपका होता है, तो इसी तरह क्या है, ये आपका सुचालक होता है, गुड कंडक्टर आपका होता है। लेकिन कोयले के तार में आप जो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी तो ये बैड कंडक्टर होगा, कुचालक आपका बोला जाएगा, नॉन मेटल्स में आपका आएगा। अब आता है अगला पॉइंट, तन्यता। नेक्स्ट आता है तन्यता क्या होती है, यानी डक्टिलिटी क्या होती है। तन्यता को क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी आपका बोलते हैं। तो जो डक्टिलिटी होती है, डक्टिलिटी होती क्या है, चलिए डक्टिलिटी के बारे में अगर हम पढ़े, डक्टिलिटी है क्या, तो पहला पॉइंट है कि धातु यानी मेटल्स का वो गुण, मेटल्स की वो प्रॉपर्टीज जिससे उन्हें खींचकर यानी उन्हें क्या कर खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, तन्यता कहलाता है। क्या कहलाता है, डक्टिलिटी कहलाती है। जैसे जो प्रॉपर्टी यानी मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसे हम खींच सकते हैं उसे ही क्या कहलाती है, वही आपकी यानी खींचकर हम उसे तारों में वायर में चेंज कर सकते हैं, उसे ही डक्टिलिटी कहते हैं। अब आता है क्वेश्चन आपका, क्या आपने कभी लोहे की जो सीट होती है या फिर जो प्लेटें होती है या धातु का जो सिक्का होता है, मेटल का जो कॉइन होता है और एक कोयले का जो टुकड़ा होता है, वो फर्श पर गिराकर उससे उत्पन्न जो ध्वनि आती है, जो साउंड आता है, उसके अंतर पर आपको ध्यान दिया है कभी? जैसे आपने देखा होगा जब लोहे की जो सीट होती है या जो प्लेट होती है, लोहे से बनी जो वस्तुएं हमें जो नीचे यानी फर्श पर आपकी गिरती है, आपने देखा होगा साउंड आपका आता है। उसी तरह जो मेटल्स होता है यानी मेटल्स का जो सिक्का होता है, जो सिक्के होते हैं, वो भी आपने जब नीचे आपके गिर जाते हैं तो नीचे जब वो फर्श पर गिरते हैं तो क्या एक साउंड आता है, एक ध्वनि आपको यानी टन की आपको एक आवाज आती है, तो वो साउंड आपने सुना है। इसके साथ साथ जो कोयला होता है, जब कोयले का जो टुकड़ा फर्श पर गिरता है तो उससे भी एक आपका हल्का सा साउंड होता है। लेकिन इन दोनों में क्या होता है, डिफरेंसेस आपका होता है। जब धातु की जो चीजें हैं, जो मेटल्स की जो चीजें होती है, वो नीचे आपकी गिरेगी तो वहां से जो साउंड आता है वो आपका थोड़ा सा तेज आपका
होता है, यानी लाउडली आपका होता है, हल्का सा तेज होता है एज कम्पेयर टू नॉन मेटल। जब कोयले का टुकड़ा आपका नीचे गिरता है उसका जो साउंड होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता, हल्का साउंड होता है एज कम्पेयर टू मेटल्स। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स की जो साउंड होता है दोनों में डिफरेंसेस होता है। उसी के बिहार पर आप निकाल सकते हैं कि कौन सी चीज़ मेटल्स है और कौन सी चीज़ नॉन मेटल्स है। तो जिससे ज़्यादा आवाज़ आती है वो आपका मेटल होगा, जिससे आवाज़ आपकी ना के बराबर आपकी आती है वो आपका नॉन मेटल्स होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट आपका अगला पॉइंट। क्या आप उत्पन्न ध्वनियों में कोई अंतर पाते हैं? जो ध्वनि आपने जो साउंड हुआ, यानी जो साउंड आपका क्रिएट होता है उसमें आपने डिफरेंसेस देखा? बिल्कुल देखा। क्या आपने जो मंदिर होता है में लकड़ी की घंटियां देखी है? जो मंदिरें होते हैं यानी जो टेम्पल है उसमें वहाँ पर आपने देखा होगा लकड़ी की घंटियां, यानी लकड़ी जो होता है वुड होता है, तो वुड की जो घंटियां होती है, जो बैल आपने देखी होगी। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? तो इसका जो कारण है, इसका जो रीज़न है वो आप बता सकते हैं। तो पहला पॉइंट आता है कि धातुओं से बनी वस्तुओं को जब कठोर सतह से टकराया जाता है, जो धातु होती है, जो धातु आपकी है, तो मेटल जो होती है, जब उन्हें जो मेटल्स होते हैं उन वस्तुओं को, उन जो ऑब्जेक्ट आपका होता है उनको जब हम कठोर सतह से, यानी कोई चीज़ हार्डनेस वाली है उस सतह से, उस सरफेस से वो टकराएगी, तब क्या होता है? एक निनाद ध्वनि यानी रिंगिंग साउंड उत्पन्न होता है। जैसे कि आपने देखा जब सिक्का आपका नीचे गिरता है तो सिक्का नीचे गिरने के बाद क्या होता है? एक जो साउंड आपका होता है, जो फरस आपका होता है, कठोर आपका होता है, हार्ड आपका होता है। तो मेटल की चीज़ जब हार्ड चीज़ पर आपकी पड़ती है तो वो क्या करते हैं? एक साउंड प्रोड्यूस होता है, एक साउंड उत्पन्न होता है, रिंगिंग साउंड। जैसे एक साउंड जो होता है वो बजता है आपका, ये आप देख सकते हैं। यानी एक जो सिक्का है वो आप जो जहाँ पे आप हो, यानी फर्श पर आपको नीचे गिरना है और उसका जो साउंड है वो आप इजीली सुन सकते हैं। तो मैंने आगे आता है कि माना आपके पास दो समान दिखने वाले डिब्बे हैं, तो सपोज कर लीजिए आपके पास दो एक जैसे डिब्बे आपके हैं। तो एक जैसे, जैसे आप घरों में जो मसाला आप रखते हो तो वे डिब्बे आप यूज़ कर सकते हैं, यानी एक समान डिब्बा आपको लेना है, एक जैसे डिब्बे आपको लेने हैं। तो एक लकड़ी से निर्मित और दूसरा धातु से, एक जैसे आपने डिब्बे लिए, लेकिन उनमें क्या डिफरेंसेस होना चाहिए? एक आपका लकड़ी का होना चाहिए, दूसरा आपका मेटल, यानी एक तो लकड़ी से बना होना चाहिए और दूसरा आपका मेटल का आपका होना चाहिए। अब आता है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि क्या आप दोनों डिब्बों पर चोट करके बता सकते हैं कि कौन सा डिब्बा धातु का बना हुआ है? तो इसमें पूछा गया है कि आपको दोनों, जब आप दोनों डिब्बों पर क्या यानी चोट मारोगे, कुछ उस पर मारोगे डंडे वगैरह कुछ, जब उस पर मारते हो तो उससे आप बता सकते हो कि कौन सा डिब्बा धातु का है और कौन सा नहीं। यस, बिल्कुल बता सकते हैं। यानी जो धातु की वस्तु होगी वो धातु की वस्तु पर जब हम कठोर चीज़ से वो आपकी टकराते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा, जब वो कठोर चीज़ से टकराएगी तो उससे क्या साउंड प्रोड्यूस होता है। लेकिन जो आपकी नॉन मेटल्स आपकी होती है, जो नॉन मेटल्स होगी वो क्या देगी? वो आपका साउंड क्रिएट नहीं कर पाएगी। तो यहीं पर आपको डिफरेंसेस आपको पता चल गया कि धातु की चीज़ों में आवाज़ होता है और अधातु की जो वस्तुएं होती है उनमें आवाज़ आपकी नहीं आएगी। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट आपका ध्वनिक। जो ध्वनिक होता है वो क्या होता है? चलिए अब देखते हैं। जो ध्वनिक यानी सोनोरस आपका होता है। ध्वनिक क्या होता है? सोनोरस आपका होता है। चलिए ये होता है आपका सोनोरस। सोनोरस होता क्या है? तो सोनोरस इसमें पूछा गया है कि सोनोरस जो है उसे सोनोरस होता क्या है? तो कोई भी धातु आपने ली गायन ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं। तो जो धातु होते हैं, जो मेटल्स होते हैं वो क्या यानी वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। रिंगिंग यानी उनका जो गायन होता है, उनका जो साउंड होता है, साउंड जो होता है, जो ध्वनि होते हैं वो उत्पन्न करते हैं। तो धातु यानी मेटल जो होते हैं वो धातु, मेटल्स की जो धातु होती है वो साउंड जो होता है, जो ध्वनि होती है उसको उत्पन्न करती है, अतः वे ध्वनिक कहलाते हैं। तभी वो क्या कहलाते हैं? ध्वनिक यानी सोनोरस आपका कहलाता है। जो भी धातु आपकी साउंड करती है, प्रोड्यूस यानी साउंड, यानी जो भी आवाज़ आपको आएगी, ध्वनि आपको एक सुनाई देती है, उसे यानी ध्वनि सुनाने वाली जो धातु साउंड क्रिएट करते हैं जब भी उसे क्या बोला जाता है? ध्वनिक या सोनोरस आपका बोला जाता है। धातुओं के अलावा अन्य पदार्थ ध्वनिक होते हैं। यानी आगे है तो धातुओं के अलावा यानी मेटल्स के अलावा कोई भी जो मटेरियल्स होता है, कोई भी पदार्थ आपका होगा वो ध्वनिक नहीं होते हैं, तो वो सोनोरस आपके नहीं होंगे। सोनोरस सिर्फ वही होते हैं जो धातु होते हैं। धातु के साथ साथ क्या वो साउंड भी क्रिएट करते हैं। यानी धातु होगा तो ऑब्वियसली बात है कि वो साउंड भी यानी ध्वनि भी उत्पन्न करेगा, और ध्वनि उत्पन्न करेगा तो वो ध्वनिक आपका कहलाएगा। लेकिन अगर अदरवाइज यानी धातु को छोड़कर जो भी वस्तु आपके होते हैं, जो भी पदार्थ होता है, अगर वो साउंड क्रिएट नहीं कर रहा है तो साउंड क्रिएट, क्योंकि साउंड क्रिएट कौन करता है? धातु आपका करता है, मेटल्स करता है। जब वो मेटल्स ही नहीं होगा तो वो सोनोरस भी आपका नहीं होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट आपका कि धातु है क्या। अब इतनी देर से हम धातु और अधातु के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अब है कि जो धातु होता है, मेनली धातु किसको बोला जाता है? जो धातु होता है, जो मेटल्स होता है, मेटल्स होता क्या है?
तो मेटल्स है क्या, देखिए कुछ पदार्थ होते हैं, कुछ जो पदार्थ आपके होते हैं, कुछ पदार्थ कठोर चमकीले, कुछ पदार्थ क्या होते हैं, या तो कठोर हो गए वो, या फिर वो चमकीले होते हैं। कैसे होते हैं, चमकीले आपके होते हैं। जैसे हमने जो टेबल स्टार्टिंग में जो टेबल हमने करी थी उसमें हमने देखा था जो पदार्थ कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं, उसमें साथ साथ हार्ड के साथ साथ वो चमकीले यानी शाइनिंग भी उनमें होती है, और आघातवर्त यानी मैलेबल भी होते हैं। तन्ने भी आपके होते हैं, क्या होते हैं, तन्ने होते हैं, डक्टाइल और ध्वनिक और ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, गुड कंडक्टर आपके होते हैं। तो जिनमें से जो पदार्थ क्या होते हैं, देखने में यानी हार्ड आपके हो गए, हार्डनेस होती है उनमें, हार्डनेस के साथ साथ हार्ड के साथ साथ तो लश्रत होते हैं यानी, और मैलेबल होते हैं, डक्टाइल आपके होते हैं, सोनोरस होते हैं, वही यानी गुड कंडक्टर होते हैं। जो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, वही क्या कहला सकते हैं, आपके हीट और जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके गुड कंडक्टर हो गए, वही आपके धातु होते हैं, मेटल्स आपके होते हैं। अब आता है कि पदार्थ जिनमें सामान्यतः ये गुण होते हैं धातु कहलाता है, जिनमें ये आपके ये प्रॉपर्टीज आपकी पाई जाती है वही आपके धातु कहलाते हैं, मेटल्स आपके कहलाएंगे। जो मेटल्स है उसके जो एग्जाम्पल होता है जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कैल्शियम हो गया या मैग्नीशियम इत्यादि, ये सारे एग्जाम्पल किसके होते हैं, मेटल्स के, धातु के आपके एग्जाम्पल होते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है धातु के बाद कुचालक या फिर अधातु। तो कुचालक होगा, कुचालक यानी जो बैड कंडक्टर आपका होता है। कुचालक क्या बोला जाता है, बैड कंडक्टर होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी या जो हीट होती है वो पास आपकी नहीं करती, तो पास नहीं करेगी तो वो क्या कहलाता है, अधातु आपका कहलाता है। बैड कंडक्टर आपका होता है इलेक्ट्रिसिटी का भी और हीट का भी। तो ये आता है पहला कि इसके विपरीत कोयला और सल्फर जैसे पदार्थ नरम है। तो इसके अपोजिट जो हमने धातु देखा, तो इसके अपोजिट क्या होता है, जो कोयला आपने देखा या फिर जो सल्फर होता है, सल्फर यानी जो गंधक आपके घरों में यानी गंधक जो आप यूज करते हो, तो गंधक जैसा जो पदार्थ होता है, जो मटेरियल होता है वो कैसा होता है, नर्म आपका होता है। वो पदार्थ कैसा होता है, नर्म होता है। ये कैसा होता है, नर्म आपका होता है। तो नर्म के यानी सॉफ्ट आपका रहता है और दिखने में मलिन है, दिखने में डलनेस होता है। ये हथौड़े की हल्की चोट से टूटकर चूरा हो जाता है। तो ये हथौड़े, अगर हल्का सा हथौड़ा भी हमने इस पर मार दिया यानी इसे हथौड़े से पीटने लगे तो इसका चूरा हो जाता है। तो ये कैसे, यानी या तो ना तो ये ध्वनिक नहीं है, तो ये कैसे नहीं होते, ध्वनिक नहीं होते। और ऊष्मा तथा विद्युत के भी कुचालक होता है, बैड कंडक्टर होते हैं। ना तो इसमें से हीट और ना ही इलेक्ट्रिसिटी हम पास करा सकते हैं। ये पदार्थ अधातु कहलाता है। तो यही पदार्थ क्या होते हैं, आपके अधातु कहलाते हैं, नन मेटल्स आपके कहलाते हैं। तो अधातुओं के जो उदाहरण है, नन मेटल्स के जो एग्जांपल होते हैं, इसमें आता है सल्फर, गंधक आपका आता है। उसके साथ साथ जो कार्बन होती है, ऑक्सीजन होती है, फास्फोरस या इत्यादि, ये सभी क्या है, ये सभी आपके नन मेटल्स होते हैं। जिनमें सिंपली आपको याद रखना है, जिनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी यानी जिसमें से ऊष्मा और जो लाइट होती है, जो विद्युत आपकी होती है वो पास कर जाएगी, यानी उनमें जो करंट होगा वो फ्लो कर जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, करंट आपका पास हो जाएगा, वो आपकी मेटल्स कहलाएगी, धातु कहलाएगी। और जिनमें से करंट और हीट पास नहीं करेगा, फ्लो जो होगा वो नहीं होगा, पास नहीं करता, तो वो आपका अधातु या नन मेटल्स आपका बोला जाएगा। तो वो होता है नन मेटल्स। चलिए अब है, और ये बैड कंडक्टर होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती, और जिनमें इलेक्ट्रिसिटी पास करता है वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। अब आता है नेक्स्ट, आपका नोट में आपको दिया गया जैसे सोडियम और पोटेशियम होता है। क्या होता है नोट कि जो सोडियम या फिर पोटेशियम धातु कैसे होते हैं, जो मेटल्स होते हैं नरम आपके होते हैं। नरम कैसे होते हैं, यानी जो नरम होते हैं, सॉफ्ट आपके होते हैं और उन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो इन्हें जो चाकू होता है, जो नाइफ आपके घरों में होता है, जिनसे आप सब्जियां फल फ्रूट आप काटते हो, तो वो चाकू, वो नाइफ की बात की गई है, इसे इजीली काट सकते हैं। तो ये नाइफ से आपका चाकू से कट जाता है। मरकरी पारा केवल ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये अपवाद है, यानी आपने देखा होगा कोई भी चीज आपकी हो, यानी किसी उसके साथ साथ क्या होते हैं, उसकी जो होते हैं अपवाद होते हैं, यानी एक्सेप्शनल केस आपका होता है। तो ये भी आपका जो मरकरा यानी जो पारी या मरकरी जो होती है, जो पारा आपका होता है, ये आपका एक्सेप्शनल केस होता है, अपवाद आपका होता है। तो कोई भी चीज है उसका अपवाद भी आपको पाया जाता है। तो मरकरी जो होता है केवल या एक ऐसी धातु होती है, एक ऐसा मेटल है जो कमरा जो होता है, जो आपका रूम है, उसका जो टेम्परेचर होता है वो कैसे, यानी जो द्रव अवस्था में आपका मिल सकता है। तो ये कैसे अवस्था में मिलेगा, द्रव अवस्था में आपका मिल सकता है। ये एक आपका अपवाद आपका होता है।
चलिए अब चलते हैं आगे कि धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण। जो धातु है, जो मेटल्स और नॉन मेटल्स हमने देखे, तो इसके अब हम अभी तक हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी देखी, अब देखेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज। अब क्या देखेंगे? इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे हम, धातु के भी, अधातु के भी, मेटल्स की, नॉन मेटल्स की। तो सबसे पहले आता है ऑक्सीजन से जब प्रतिक्रिया करेंगे, यानी जब रिएक्शन करेंगे किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। जब इसकी जो रिएक्शन होगी मेटल्स और नॉन मेटल्स की, जब हम रिएक्शन करते हैं किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, O2 के साथ। तो पहले यानी जब आपने देखा होगा जब आयरन होता है, जो लोहा होता है, उसमें जब जंग लगने की जो परिघटना से आप परिचित है, यानी आपने देखा होगा जो लोहे की जो वस्तु होती है, लोहे के जो सब्सटेंस होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, जो मटेरियल आपके होते हैं, जब उसमें रस्टिंग आ जाते हैं, जंग आपकी आ जाती है, तो जंग लगने से आपको पता है कि लोहे पर रस्ट आपका लगता है, जंग लगता है। तो जंग बनने की जो अभिक्रिया है, जो जंग आपका लगा यानी जो रस्ट लगा, उस जो रिएक्शन है वो उसको आपको याद करना है। आपने कक्षा 7th में, जब आपने क्लास 7th आप पढ़ रहे थे, एनसीईआरटी कर रहे थे, तब आपने देखा था मैग्नीशियम रिबन के वायु में दहन का क्रियाकलाप आपने किया था, एक्टिविटी यानी एक एक्सपेरिमेंट आपने किया था। आपने देखा था जो लोहा होता है, या तो हम इसे मॉइस्ट यानी जहाँ पर नमी होती है वहाँ पर इसे छोड़ दें, या फिर खुले में जब हम जो लोहा होता है उसे छोड़ देते हैं तो उस पर क्या होती है? रस्टिंग आपकी आ जाती है, रस्टिंग आ जाती है, जंग आपका लग जाता है। क्यों? क्योंकि खुले में वो क्या कर लेता है? रिएक्शन अपनी कर लेता है। यह हमने एक्सपेरिमेंट अपने क्लास 7th में किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट। आपने सीखा था कि दोनों प्रक्रम जो थे उसमें ऑक्साइड बनते हैं। तो आपने क्या सीखा? दोनों जो प्रक्रम है, दोनों प्रोसेस में क्या होता है? ऑक्साइड आपका बनता है। तो आयरन और मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ निम्नलिखित अभिक्रिया को आपको पूरा करना है। जो आयरन होता है, जो लोहा है, उसके साथ, आयरन यानी लोहे के साथ आपको ये जो रिएक्शन होते हैं वो कंप्लीट आपको करने हैं। किस किस के साथ? जो लोहा है मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ, तो लोहे को जो है आपको मैग्नीशियम के साथ और ऑक्सीजन के साथ आपको करनी है। तो सबसे पहले हमने आयरन या Fe आपने लिया, Fe के साथ फिर आपका आया ऑक्सीजन, O2 ऑक्सीजन आपने लिया, और फिर आपने वाटर जो H2O होता है वो आपने लिया। तो यहाँ पर आपका ये है Mg ऑक्सीजन O2, ये आपने है, तो ये आपने ये करनी है, इसमें ये दोनों आपको करनी है। चलिए ये आपका दोनों आपको रिएक्शन जो है वो करनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट आपका कि आयरन, ऑक्सीजन और जल की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बने जंग की प्रकृति की आपको जांच करनी है। क्या करनी है? आपको जांच करनी है। लगभग 1 चम्मच जंग को आपको इकट्ठा करना है। ये क्या करना है? जैसे लोहे पर जो जंग लग जाता है उस जंग को आपको इकट्ठा कर लेना है। तो 1 चम्मच जंग आपने ले लिया, जो स्पून होता है 1 चम्मच आपने रख लिया, और उसे थोड़ा जल में घोलिए। फिर क्या करना है? जो रस्टिंग आपके लोहे पर लगा हुआ है उसे आपने हटा लिया। हटाने के बाद यानी 1 चम्मच आपको रस्टिंग लेनी है, 1 स्पून आपको लेना है। उसके बाद जो थोड़ा सा पानी होता है उसमें ऐड कर लेना है। तो थोड़े से पानी में आपको घोलना है, जैसे आप दूध में शक्कर घोलते हो, तो इसी तरह क्या करना है? आपको जो जंग है वो पानी में आपको घोल लेना है। जैसे आपने पानी में घोल लिया, घोलने के बाद आपको कि आपको अब आप देखेंगे कि वो जो जल है वो निलंबन के रूप में रहता है। कैसा रहता है? निलंबन जो होता है उसके रूप में आपका वो रहेगा, निलंबन के रूप में आपका रहता है। अब आता है कि लटकन को अच्छी तरह हिलाइए। जो लटकन होता है उसको क्या करना है? अच्छी तरह आपको हिलाना है। यानी लटकन क्या है? यानी इसे सेक जो है वो आपको अच्छी तरह करना है। सेक क्या करना है? इसको सेक आपको अच्छी तरह से करना है। विलियन का जो परीक्षण होगा, जो विलियन आया यानी जो सॉल्यूशन आपका बनता है उसका जो टेस्ट आप कर रहे हैं वो कैसा? यानी लाल और नीले जो लिटमस पत्र होता है उससे आपको करना है। तो लाल लिटमस पेपर लेना है और ब्लू लिटमस पेपर, रेड और ब्लू लिटमस पेपर पर आपको ये करना है। तो अब क्वेश्चन बनता है कि आप क्या देखते हैं? तो क्वेश्चन बना कि जब हमने आप ये कर लिया तो उसके बाद हमें क्या दिखता है? तो विलियन यानी जो सॉल्यूशन बना वो एसिडिक होगा या फिर आपका बेसिक होगा। तो सॉल्यूशन कैसा बन रहा है आपका? एसिडिक है या बेसिक आपका है। अगला क्वेश्चन है क्या कॉपर में भी जंग लगता है? जो कॉपर है उसमें भी क्या जंग लगता है? रस्ट आपका आ जाता है। मैंने कॉपर के बर्तनों की सतहों पर हरा पदार्थ जमा हुआ देखा है। यानी जो कॉपर के आपके बर्तन होंगे तो वहां पर आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है? आपका जो ग्रीन कलर का यानी हरा जो पदार्थ होता है, ग्रीन मटेरियल वहां पर जम जाता है। जैसे लोहे पर जो रस्ट आपकी होती है, जंग आपके लग जाती है, उसी तरह जो कॉपर के बर्तन होते हैं तो उनकी जो सतह होती है, उनकी जो सरफेस होती है उस पर भी क्या होता है? ग्रीन कलर का जो मटेरियल है वो जमा हो जाता है, एक जगह इकट्ठा हो जाता है।
तो अब आता है अगला क्वेश्चन, जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक, जब जो कॉपर का आपका बर्तन होता है तो उसे लंबे समय तक नम वायु यानी मॉइस्ट एयर में, यानी नम वायु जहाँ पर नमी होती है वहाँ पर खुला रख जाता है तो उस पर एक हल्की हरी परत जम जाती है। तो जब आपने देखा होगा जो कॉपर के बर्तन होते हैं, अगर हमने कॉपर के बर्तन को एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक यानी एक लंबे समय तक कहाँ पर यानी खुले में, जहाँ पर नमी आपकी है तो नमी में खुले में हमने रख दिया तो छोड़ दिया, वो भी काफ़ी टाइम आपका होगा लॉन्ग ड्यूरेशन में हमने वो छोड़ दिया, तो छोड़ने के बाद क्या होता है, जो कॉपर आपका होता है, कॉपर का जो बर्तन होगा उस पर एक हरी कलर की क्या होती है, हरी परत आपकी जम जाते हैं, यानी हल्की होता है, लाइट वो होती है लेकिन फिर भी ग्रीन कलर की लेयर आपको वहाँ पर जमी हुई मिलेगी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट आपका। अब आता है कि यह हरा पदार्थ, जो हरा पदार्थ आपने देखा ग्रीन कलर का जो मटेरियल होता है ये कैसा होता है, ये ग्रीन कलर का जो हरा पदार्थ होता है ये कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH2 और कॉपर कार्बोनेट CuCO3 का एक मिक्सचर होता है, मिक्सचर आपका होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आपका आने लगा कि जो कार्बन यानी जो कॉपर के आपके बर्तन होते हैं, जो कॉपर के बर्तन पर हरे कलर की यानी हरी जो परत जमती है वो किसका मिश्रण होता है या किसका मिक्सचर होता है, तो आपको क्या यानी उसमें आपके ऑप्शन दिए होंगे तो वहाँ पर आपको क्या देखना है, जहाँ पर कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट आपका लिखा होगा वही आपका राइट आंसर होगा, यानी CuOH2 और कार्बोनेट CO3 आपको मिलेगा तो वही क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी इन दोनों के मिश्रण से, इन दोनों के मिक्सचर से ही जो ग्रीन मटेरियल आपका कॉपर के बर्तनों पर लगता है। अब आता है जो अभिक्रिया यानी ये आपकी रिएक्शन है, तो रिएक्शन आपको देखने सबसे पहले आता है Cu2Cu प्लस H2O प्लस CO2 प्लस O2, ये हो जाएगा, यानी ये होता है जो आपका H2O और आपका CO2 होता है ये क्या होते हैं, नम वायु आपकी होते हैं, मॉइस्ट एयर। तो यहाँ पर जब ये रिएक्ट करेगा तो ये बन जाएगा CuOH2 प्लस CuCO3, ये आपका CuCO3 आपका है, तो ये आपका बन जाएगा, ये रिएक्शन आपको याद रखनी है। अब आता है अगला कि अब मैग्नीशियम रिबन के दहन के क्रियाकलाप का आपको स्मरण करना है। जो मैग्नीशियम जो रिबन आपने लिया था, क्या लिया था, जो मैग्नीशियम रिबन के दहन यानी जब हमने मैग्नीशियम जो रिबन है उसको बर्निंग किया था तो वो क्रियाकलाप, वो एक्टिविटी, वो एक्सपेरिमेंट आपको याद करना है। तो उस एक्सपेरिमेंट को आप याद करिए जो हमने क्लास 7th में अपना किया था। तो क्लास 7th का एक्सपेरिमेंट आपको याद करना है जिसमें मैग्नीशियम जो था वो रिबन का दहन करने पर प्राप्त राख को जल में घोलकर उसकी अम्लीय क्षारीय प्रकृति जानने हेतु विलयन का परीक्षण करते हैं। जैसे मैग्नीशियम रिबन का जो दहन है, मैग्नीशियम रिबन का जो दहन है वो करने पर, दहन कर ले यानी उसे जला दिया, जब हमने मैग्नीशियम रिबन को जला दिया, बर्न कर दिया तो उसके बाद क्या होगा, जब हम उसे जला देते हैं, बर्निंग कर देते हैं तो उससे प्राप्त, यानी जैसे आप जो घर में खाना आप बनाते हो, यानी जो चूल्हा आपका होता है, चूल्हे पर जब आप खाना बनाते हो या तो उफले में बनाते हो या फिर जो लकड़ी आपके होते हैं लकड़ियों में आप बनाते हो, तो लकड़ियों से क्या प्राप्त होते हैं, जो हमें राख मिलती है, यानी जो राख मिली तो वो क्या करती है, राख को जल में घोल कर, तो राख जो ली है वो जल में घोल कर, तो इसी तरह जब हमने मैग्नीशियम जो रिबन है उसे बर्न कर दिया, उसे जला दिया, तो जलाने के बाद उससे हमें जो प्राप्त जो राख हुई तो राख को हमें जल में घोलना है। किस में घोलना है, जो जल में हम उसे घोल देते हैं, वाटर में घोल देंगे तो उसकी जो एक्टिविटी, उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो इसमें पूछी गई है। तो उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो एसिडिक होगी या बेसिक आपकी होती है। तो उस प्रकृति, उस नेचर को जानने हेतु जो विलियन है, जो विलियन आपका बना, जो सॉल्यूशन बना उसका हमें चेक करना है, यानी सॉल्यूशन को टेस्ट करेंगे तभी तो हम बता पाएंगे कि ये आपका एसिडिक है या बेसिक आपका है। चलिए अब आता है कि जो विलयन है वो अम्लीय है या क्षारीय, आपको किस प्रकार सुनिश्चित करेंगे। तो जैसे आपने देख लिया, यानी सॉल्यूशन आपका बन गया, सॉल्यूशन आपने पूरी तरह से बना लिया, तो सॉल्यूशन का जब हम टेस्ट करेंगे तो टेस्ट किस प्रकार हम करेंगे कि ये एसिडिक है या बेसिक है, अम्लीय है या क्षारीय, ये हमें पता कैसे चलेगा। तो जो परीक्षण होगा, तो परीक्षण आपको करना होगा, टेस्ट आपको करना होगा कि कैसे, यानी जो लाल लिटमस आपका होता है और नीला, तो लाल लिटमस अगर नीला हो जाएगा, जो लिटमस पेपर हमने यूज़ किया तो लाल लिटमस पर जब हम वो सॉल्यूशन डालेंगे अगर वो नीला हो जाता है, ब्लू कलर वो दे देता है, इसलिए मैग्नीशियम के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती। तो इसलिए क्या होता है, जो मैग्नीशियम का ऑक्साइड हमने लिया उसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, क्षारीय आपका होता है। सामान्यतः धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो सामान्य क्या होता है, जनरली आपने देखा होगा जो धात्विक होती है, जो धात्विक ऑक्साइड होगी वो कैसी होती है, वो आपकी क्षारीय प्रकृति की होती है, क्षारीय नेचर की आपकी पाई जाती है। चलिए वो
कैसी होती है, जो मैग्नीशियम के ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है, जो नेचर आपका है वो क्षारीय यानी एसिडिक आपकी होती है। कैसी होती है, ये नेचर में एसिडिक आपकी होती है। तो इसीलिए जनरली हम बोल सकते हैं जो धात्विक होते हैं, कैसे होते हैं, जो धात्विक आपके होते हैं वो ऑक्साइड, जो धात्विक ऑक्साइड होता है। धात्विक क्या होता है, जो नन मेटल्स आपके होते हैं, जो धात्विक है, जो नन मेटल्स आपके होते हैं, नन मेटल्स होते हैं, इनका जो नेचर होता है, इनका जो नेचर होगा, जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, एसिडिक आपकी होती है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट आपका अगला पॉइंट। अब अधातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया का जो परीक्षण आपको करना है, क्या करना है, जो अधातु होती है, जो नॉन मेटल्स आपके होते हैं, उनको ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ, जो ऑक्सीजन आपका है उसके साथ अब हम रिएक्शन का टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें लेना है, क्या लेना है, इसमें सबसे पहले लेना होगा कि चूर्णित सल्फर की कुछ मात्रा, जो सल्फर होता है उसकी थोड़ी सी मात्रा हमें लेनी होगी। एक उद्धन चम्मच में लीजिए, क्या करना है, एक उद्धन जो चम्मच है उसमें हमें लेना होगा, स्पून में लेना है, और उसे फिर क्या कर लेना है, गर्म हमें करना है। यदि उद्धन चम्मच उपलब्ध ना हो तो आप किसी भी बोतल का धातु जो है उसका ढक्कन ले सकते हैं। तो अगर आपकी जो उद्धन चम्मच होती है, उद्धन जो चम्मच है वो नहीं मिल रही है आपको, तो उधन चम्मच ना मिलते हुए क्या करना है आपको, चम्मच ना गरम करिए और उधन जो चम्मच आपकी होती है चलिए आपको क्या करना है, जो चूर्णित जो सल्फर की आपको क्या कुछ मात्रा आपको लेनी है। चूर्णित सल्फर यानी जो पाउडर के फॉर्म में आपका होता है, तो पाउडर में जो आपका होता है, जो पिसा हुआ सल्फर आपको लेना है, पिसा हुआ गंधक आपको लेना है, उसकी सी थोड़ी सी मात्रा आपको लेनी है, वो भी एक जो उधन चम्मच आपको लेनी है। उधन चम्मच यानी डिफ्लेग्रेटिंग जो स्पून होती है वो आपको लेनी है, और उसे क्या करना है, हीट आपको करना है, क्या करना है, हीट करना है, गर्म आपको करना है। यदि उधन चम्मच, जो उधन चम्मच होते हैं, डिफ्लेग्रेटिंग जो स्पून नहीं है, तो आप किसी जो बोतल आपकी होती है, तो बोतल जो होती है, जो आप बोतल लेते हो, तो बोतल का धातु का जो ढक्कन वो आप ले सकते हैं। इसके चारों ओर एक धातु का तार लपेट लीजिए। फिर क्या करना है आपको, जो धातु आपका है यानी इसके चारों आप जो मेटल्स होता है उसका तार आपको लपेट लेना है, वायर लपेट लेना है। जैसे कि जो पिक्चर में अब आपको दिखाया जाएगा, जैसे ही सल्फर जलना प्रारंभ हो तो चम्मच को एक गैस जार कांच के गिलास में आपको ले जाइए। तो क्या करना है आपको, जैसे ही जो सल्फर आपका होता है, जब सल्फर जलना स्टार्ट आपका हो जाता है, जो गंधक है वो जलने लगी, तो जलते हुए क्या, जब वो जलने लगी तो चम्मच को क्या करना है आपका, एक जो गैस होती है, तो गैस जार, जो गैस का जार होता है या कांच का जो गिलास में आपको डाल लेनी है। गैस का जो गिलास आपने यानी कांच का जो गिलास लिया है उसमें आपने डालना है। जब आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा, तो एक्सपेरिमेंट ये कराते हैं, जिस ये बीएससी में आपका एक्सपेरिमेंट होता है, जिसमें आपका जो गैस यानी जो हम स्पून रखते हैं, वो हम जो फ्लेमिंग यानी जो गैस, जो आपका गैस जलती रहती है, तो उस पर जब हम रखते हैं तो उसमें क्या होती है, जब वो जलना स्टार्ट हो जाती है तब हम जो हमारे पास जो बर्नर होते हैं छोटे छोटे, उसमें वो डाल लेते हैं। तो अब आता है अगला पॉइंट इसमें, अगला कि गिलास जो है वो एक ढक्कन से ढक दीजिए। फिर जो गिलास होता है वो आपको जो ढक्कन होता है उससे आपको कवर कर लेना है। तो ढक्कन, जैसे बोतल आपकी होती है, जैसे आप जो फ्रूट, आप अपनी जो कोल्ड ड्रिंक पीते हो, तो कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद क्या करते हो, जैसे आपने पूरी बोतल आपके पास है, आपने थोड़ी पी, फिर उसको क्या कर देते हो, ढक देते हो, तो उसी तरह आपको क्या करना है, गिलास को फिर ढक देना है ढक्कन से, जिससे बने वाली जो गैस है वो बाहर ना जाए, जिससे जो गैस उसमें बन रही है वो बाहर आपकी ना जाए। तो कुछ समय पश्चात चम्मच को फिर आपको हटा देना है। कुछ समय के बाद जो चम्मच आपने रखी थी, उसमें डाली थी, वो आपको वहाँ से निकाल लेनी है, हटा लेनी है। गिलास में थोड़ा फिर आपको जल डालना है। फिर क्या करना है, जो गिलास आपका है उसमें थोड़ा सा पानी आपको ऐड करना है और तुरंत ढक्कन से वापस ढक दीजिए। फिर क्या करना है, दोबारा आपको जो ढक्कन है वो ढक देना है। अब गिलास को भली भांति लाए। फिर गिलास जो होता है, जैसे आप टेस्ट ट्यूब सेक कर रहे थे, हिला रहे थे, उसी तरह आपको जो गिलास है वो भी आपको हिलाना है। तो विलियन का जो परीक्षण है, जो विलियन है, जो सॉल्यूशन आपका बना, उसका जो आप टेस्ट करोगे तो वो किस पर करना है, लाल या फिर जो नीला लिटमस पेपर आपका होता है उस पर ही आपको करना है, या तो रेड कलर का या फिर ब्लू कलर का। तो लिटमस पेपर पर आपको ये करना होगा। अब आता है अगला पॉइंट इसका कि अम्लों और क्षारों में धातु और अधातु। तो इससे पहले जो पिक्चर है हमारी एक्सपेरिमेंट जो हमने किया, इसकी पिक्चर देख लेते हैं कि कैसे आपका होता है जब सोडियम जल से अभिक्रिया आपका करता है। तो इसकी पिक्चर देखते हैं।
ये आपका है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो ये गिलास में आपका, तो ये क्या जब जलने लगे तब इसमें कि जब हम सोडियम की जल से वाटर से अभिक्रिया करते हैं तो इस तरह आपको दिखाई देता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट आपका कि अम्लों से जब अभिक्रिया करते हैं, जो अम्ल होते हैं, जो एसिड होते हैं, जब एसिड से रिएक्शन करेंगे तब क्या होता है। तो चलिए अब इसमें जो आता है अगला आपका एसिड से जब रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन विद एसिड। अब हम बात करेंगे एसिड के साथ रिएक्शन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसका जो पिक्चर है, टेबल है, वो देख लेते हैं कि अम्ल और क्षारों में धातु और अधातु। जो अम्ल होते हैं, जो अम्ल आपके हैं यानी जो एसिड होते हैं, और जो बेस आपके होते हैं अम्ल जो आपका होता है, यानी अम्ल और क्षारों में धातु और अधातु, धातु और अधातु इसमें। तो सबसे पहले इसमें आता है क्रम संख्या 2 आपको दी गई है। क्षार का जो नाम होता है, क्षार जो है उसका नाम, तो क्षार यानी बेस जो है किसका, जो बेस है, क्षार क्या होता है आपका बेस होता है, और जो धातु होती है ये आपकी मेटल होती है। अम्ल का नाम यानी एसिड का नाम, और अधातु जो नॉन मेटल आपका होता है। तो सबसे पहले हमने लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया। इसके बाद हमने लिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दोनों ले लिया। तो इसमें जो धातु हुई वो कैल्शियम होती है, इसमें आपका Mg हो जाएगी। सल्फ्यूरिक अम्ल आपका है, एसिड का नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। और ये आपका सल्फर, तो मेटल हो जो नॉन मेटल, इसमें अधातु जो आया वो सल्फर आया, और यहाँ पर आपका क्लोरीन आ जाएगा। एसिड जो होगा वो होगा आपका हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl आपका होता है। तो ये आपने कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट आपका इसके बाद कि सल्फर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद का नाम सल्फर डाइऑक्साइड आपका है। तो सल्फर हाइड्रोक्साइड आपका होता है। तो सल्फर जो डाइऑक्साइड आपका गैस है, क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल में विलय करते हैं, जो सल्फर डाइऑक्साइड आपका बना, जब हम उसे, जो जल होता है, जो वाटर में उसे घोलेंगे, तो वाटर में जब उसे घोलते हैं तो सल्फ्यूरस अम्ल प्राप्त होता है। कैसा अम्ल प्राप्त होगा, जो सल्फ्यूरस एसिड होता है वो हमें मिल जाएगा। अभिक्रिया आपकी इस प्रकार से होगी, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड आपका होता है, सल्फर डाइऑक्साइड आपका यानी SO2 हमने लिया। तो SO2 को जब हम जल, जो वाटर होता है, उसके साथ जब हम इसी रिएक्शन करेंगे तो सल्फ्यूरस एसिड आपका होगा, जिसे H2SO3 आपका आएगा। क्या आएगा, H2SO3। अब चलते हैं नेक्स्ट कि सल्फ्यूरस अम्ल नीचे लिटमस पत्र को लाल कर देता है। जो सल्फ्यूरस अम्ल आपका होता है तो वो क्या कर देता है, जो ब्लू लिटमस पेपर हम लेते हैं उसको रेड कर देगा। तो जनरली अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। जो जनरली क्या है, जो अधातु होते हैं, जो नॉन मेटल्स आपके होते हैं, वो ऑक्साइड अम्लीय जो होते हैं उसकी प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के वे आपके होते हैं। कैसी प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के वो आपके होते हैं। अब चलते हैं आगे कि उनमें उपस्थित धातु अथवा अधातु की पहचान करिए जो ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाता है। तो वो हमने टेबल में अपनी देख ली। अब आता है आगे कि अब हमें क्या करना है, जल के साथ अभिक्रिया करनी है। जो जल होता है, जो वाटर आपका है, उसके साथ जब हम अभिक्रिया करेंगे, एक्टिविटी अपनी करते हैं। चलिए इसका जो आपने ये देखा, ये था आपका चलिए पहले हम जो चम्मच है वो देख लेते हैं। ये आपका है, देखिए यहाँ पर जो था आपका, इसमें अम्ल और एसिड, ये जो हमें चम्मच अपनी देखनी थी, यानी उद्धन चम्मच कैसी होती है वो देखते हैं। तो उद्धन चम्मच है कैसी वो देखते हैं पिक्चर में अपनी। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये होती है, ये आपने जब आप प्रैक्टिकल आप करोगे तो प्रैक्टिकल जब आपने किया होगा, जो बच्चे BSc के होंगे, तो इस ये वाली चम्मच को ये आपको क्या बोला जाता है, उद्धन चम्मच आपका बोला जाता है। ये लैबोरेटरी में आपकी रहती है। तो अब ये आपका होता है, अगर आपके पास जो बोला गया था, यानी इस तरह की आपकी जो चम्मच है वो आपके लिए आपके पास नहीं है, उद्धन जो चम्मच होती है, तो आप ये काम चलाओ, यानी ये काम चलाओ वाली जो उद्धन चम्मच, यानी बिल्कुल सेम एज इट इज़ आपको दिख रही है, तो इस चम्मच से आप काम कर सकते हो। और इसमें आपका जो दिया गया है सल्फर चूर्ण का आपका दहन है। तो यहाँ पर आपको ये चम्मच क्या करना है, जब आपने ये गर्म कर ली, तो गर्म करने के बाद जो ये आपने जो बीकर लिया है, तो इस कांच का या जो गिलास आपने लिया है, इस जार में आप डाल सकते हैं। फिर आपको ढक्कन कवर कर देना है, देन आपको नीचे आपको दिखाई जाएगा। अब आगे तो ये रहा आपका आगे,
ये आपका है। तो जब हम लिटमस पेपर पर, ये जो लिटमस पेपर आपका है, तो लिटमस पेपर पर जब हम इसका सॉल्यूशन का टेस्ट करते हैं, तो सॉल्यूशन का टेस्ट हमें जो लिटमस पेपर लेते हैं उस पर करते हैं। अब चलते हैं आगे। चलिए, अब हमारा जो अगला पॉइंट है, जल के साथ अभिक्रिया। किसके साथ? जो जल होता है, जल के साथ हमें अभिक्रिया करनी है, रिएक्शन करनी है। तो जल के साथ अभिक्रिया कैसे करेंगे? सबसे पहले आता है कि जो धातु और अधातु किस प्रकार जल से अभिक्रिया करते हैं। तो धातु यानी मेटल्स और नॉन मेटल्स जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन किस प्रकार करेंगे। तो सोडियम धातु बहुत अभिक्रियाशील होता है। जो सोडियम धातु होता है, सोडियम का जो मेटल होता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। यह ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत तीव्र अभिक्रिया कर लेता है। तो ये किसके साथ? जो ऑक्सीजन होती है या फिर जो वाटर होता है उसके साथ बहुत जल्दी से रिएक्टिव कर देता है, यानी रिएक्शन अपनी कर लेता है। तो ये अभिक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है। जब ये रिएक्शन करता है तो रिएक्शन के टाइम पर इसमें जो हीट होती है वो बहुत ज़्यादा आपकी क्रिएट होती है, इसलिए मिट्टी के तेल में संचित रखा जाता है। तो इसलिए आपने देखा होगा जो सोडियम होता है, तो सोडियम को जो कैरोसिन आपका होता है, मिट्टी का तेल आपका होता है, मिट्टी के तेल में ये रखा जाता है। तो कंजर्व करके, यानी इसको जो रखा जाता है, स्टोर इसको किया जाता है, रखा जाता है, वो किस में रखा जाता है? जो मिट्टी का तेल आपका होता है, जैसे आपने लेबोरेटरी में भी आपने देखा होगा, तो मिट्टी के तेल में कैरोसिन में इसको जो सोडियम होता है वो आपका स्टोर करके रखा जाता है, जिससे ये जो आपका जो ऑक्सीजन या फिर जो वाटर के साथ जल्दी से रिएक्टिव ना करे। तो इसलिए क्या रखा जाता है? ऐसे मिट्टी के तेल में आपका रखा जाता है। अगला पॉइंट आता है इसके बाद आपका कि सोडियम जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है। जैसे आपने अभी देखा, जो सोडियम है वो जो वाटर होता है, जो पानी होता है, उसके साथ जल्दी से रिएक्शन कर लेता है, और कुछ अन्य धातु ऐसा नहीं करते। तो इसके अनुसार जो आगे की जो धातु होती है, अदर जो धातु होती है, वो आपकी इस तरह आपकी जो रिएक्ट नहीं कर पाती। तो उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हो, जैसे आयरन हुआ, तो आयरन जल से धीमी अभिक्रिया करता है। तो आयरन क्या करता है? जल जो होता है, जो वाटर आपका होता है, वाटर से स्लो प्रोसेस यानी स्लो रिएक्शन आपका करता है। तो धीमी धीमी अभिक्रिया, धीमी धीमी रिएक्शन वो करता है, रिएक्ट करता है। तो जनरली अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते, और जनरली अपने जो अधातु होते हैं, तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन बनता है, जो नॉन मेटल्स होता है वो किससे? जो जल होता है, जो वाटर होता है, उसके साथ अभिक्रिया ही नहीं कर पाते, रिएक्शन ही नहीं कर पाते। तो ये वायु में बहुत सक्रिय होते हैं, और लेकिन जो वायु होती है, जो एयर होती है, उसके साथ ये एक्टिव हो जाते हैं। अगर वायु इनको मिल गई, खुले या छूट गए, तो ये वायु के साथ क्या कर सकते हैं? रिएक्शन अपनी कर सकते हैं। तो इसी प्रकार जो नॉन मेटल्स होते हैं उनको किस में रखा जाता है? वाटर में आपका रखा जाता है। तो नॉन मेटल्स को वाटर में आपका रखा जाता है। अधातु जो होते हैं, जितने भी अधातु है वो आपकी वाटर के साथ वाटर में आपकी रखी जाती है। जैसे आपने सोडियम देखा, वो मिट्टी के तेल में रखा जाता है, तो जो नॉन मेटल्स होगी वो वाटर के साथ आपका रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये वायु के साथ रिएक्ट होती है, तो वायु के साथ ये एक्टिव हो जाते हैं, रिएक्टिव अपना कर लेती है। उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पर है, फॉस्फोरस एक बहुत सक्रिय अधातु है। जो फॉस्फोरस होता है वो एक्टिव होती है नॉन मेटल्स, ये वायु में खुले रहने पर आग पकड़ लेता है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे ही जो एयर यानी जो आपका फॉस्फोरस होता है, अगर वो खुला छूट गया और वो खुला छूटने के बाद वायु के कांटेक्ट में अगर आ गया, तो वायु के कांटेक्ट में आते ही ये क्या कर लेगा? आग अपनी पकड़ लेता है। तो क्या होगी? वहां पर आग आपके लग जाती है, आग आपके पकड़ लेगा। चलिए, आगे आता है कि फॉस्फोरस से वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क ना हो, इसलिए उसे जल में रखा जाता है। तो फॉस्फोरस से वायुमंडलीय जो ऑक्सीजन होती है उसके कांटेक्ट में वो ना आए, तो इसलिए उसे किस में रखा जाता है? जो वाटर होता है उसमें वो रखा जाता है, क्योंकि वाटर के साथ वो जल्दी सी जो है अपनी जो रिएक्शन है वो नहीं कर पाता है। अब आता है आपका एक, आपको एक्सपेरिमेंट करना है। तो एक्सपेरिमेंट में क्या लेना है? जो शिक्षक के द्वारा कक्षा में प्रदर्शित की जाएगी, जो शिक्षक के द्वारा ही जो आपकी क्लास है वहाँ पर ये रिप्रेजेंट की जाएगी, प्रदर्शित आपकी की जाएगी। तो प्रदर्शन के समय विशिष्ट आपको सावधानी रखनी है, जिसमें सोडियम धातु का टुकड़ा आपको लेना है, वो भी किस शेप में? जैसे आपका जो गेहूँ होता है, तो गेहूँ का दाना आपका होता है उसके बराबर आपको लेना है, और इसे जो चिमटी है, चिमटी के द्वारा आपको पकड़ना है। जो लेबोरेटरी में आपकी चिमटी रखी होती है उसके द्वारा ही आपको, हाथों इस पर यूज़ नहीं करना, हाथों से नहीं निकालना, चिमटी से आपको निकालना है। तो एक 250 ml का बीकर या फिर कांच का गिलास आपको ले लेना है, इसे आधा आपको पानी से भरना है। जो पानी होता है इसमें आधा आपको ऐड करना है बीकर में। अब सावधानी पूर्वक एक छोटा सोडियम धातु का टुकड़ा आपको काटना है, फिल्टर पत्र का उपयोग कर इसे सुखा लीजिए। फिर फिल्टर पेपर जो होता है उसका यूज़ करके आप इसे सुखा सकते हैं, ड्राई कर सकते हैं। और फिर जो रुई होती है, जो कॉटन आपके घरों में अवेलेबल रहती है, तो रुई का जो छोटे छोटे टुकड़े यानी रुई का छोटा सा एक टुकड़ा में आपको ये लपेट लेना है। जो आपने जो सोडियम का जो पीस आपने लिया है गेहूं के बराबर, वो आपको रुई में लपेट लेना है, कॉटन में आपको लपेट लेना है। सुखाने के बाद पहले इसको सुखाना है लिटमस पेपर की हेल्प से, लिटमस पेपर की हेल्प से जब वो सूख जाएगा उसके बाद आपको जो कॉटन होती है, जो रुई होती है, उसमें आपको वो लपेट लेना है।
तो रुई में लिपटे सोडियम के टुकड़े को फिर आपको बीकर में डाल देना है। तो रुई में जो लिपटा जो सोडियम है, उस सोडियम का जो टुकड़ा आपने लिया तो उसको आपको जो बीकर में आपने पानी भरा हुआ है, आधा बीकर आपने पानी भरा था, उसमें आपको डाल देना है। तो सावधानी पूर्वक फिर आपको टेस्ट करना है। तो केयरफुली आपको उसका टेस्ट करना होगा। तो टेस्ट करते समय आपको जो बीकर होता है तो बीकर से आपको डिस्टेंस रखना है, यानी थोड़ी सी दूरी आपको क्रिएट करनी है, थोड़ी सी दूरी आपको बनाए रखनी है, जिससे बीकर के आपको पास में नहीं रहना है। बीकर से जब हम रिएक्शन करते हैं किसी भी चीज़ की, यानी जब हम रिएक्शन करते हुए तो रिएक्शन करते टाइम जब हम कोई भी रिएक्शन अपनी करते हैं, कोई भी जो सॉल्यूशन हम बनाते हैं, उस टाइम पर हमें जो भी सॉल्यूशन हम बना रहे हैं उससे थोड़ी सी डिस्टेंस हमें रखनी चाहिए। तो अब जब अभिक्रिया जो रिएक्शन होती है वो बंद हो जाएगी, उसके बाद आपको जो बीकर है उसको आपको टच करना है। तो बीकर को जैसे ही आप टच करोगे तो क्वेश्चन आपका बनता है, आप क्या अनुभव करते हैं, क्या बीकर गर्म हो गया है? तो जो बीकर होगा वो गर्म आपका होगा। और विलयन का लाल और नीले लिटमस पेपरों से आपको परीक्षण करना है, विलयन अम्लीय है या फिर क्षारीय है। फिर आपको देखना है जो विलयन है वो अम्लीय होगा या फिर नहीं, यानी उसका जो नेचर होगा वो एसिडिक होता है या फिर बेसिक, ये आपको पता करना है। तो विलयन आपको इसमें टेस्ट करना होगा कि कैसा होता है, ये कैसा होगा, ये आपने पता करना है। चलिए अब आता है आगे आपका अगला पॉइंट। तो चलिए इससे पहले हम एक बार अपना जो पिक्चर है वो देख लेते हैं। जैसे आपने देखा था जो सोडियम है, ये सोडियम का जो बीकर में हमने पीस डाला, यानी जब हम इसे पीस को सोडियम के पीस को इसमें डालते हैं तो क्या ये आपका हीट यानी गर्म आपका हो जाता है, गर्म आपका होगा। तो बीकर कैसा हो जाएगा, गर्म आपका होता है। तो ये सोडियम की जब जल से अभिक्रिया करते हैं तो ये आपने देखा, तो बीकर से आपको डिस्टेंस आपको बनाए रखना है। तो सोडियम जो होता है जैसे कि आपको बताया गया, तो सोडियम क्या होता है, बहुत अभिक्रियाशील होता है और ये ऑक्सीजन के साथ जल्दी से क्या होता है, रिएक्टिव आपका हो जाता है। और ये क्या करता है, ऊष्मा यानी हीट भी आपका क्रिएट, जैसे कि आप देख रहे हो हीट भी इसमें उत्पन्न आपकी होती है। इसलिए सोडियम के पीस को हम कैरोसिन ऑयल में रखते हैं। तो कैरोसिन जो ऑयल होता है, कैरोसिन में इसको रखा जाता है। तो इसकी जो अभिक्रिया आपने देख ली। अब आते हैं अगला पॉइंट, आगे आता है आपका नेक्स्ट। अगले पॉइंट में है कि अम्लों से अभिक्रिया, जो अम्ल होते हैं, जो एसिड होते हैं, उसके साथ जब रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन विद एसिड। तो पहला क्वेश्चन इसमें बनता है कि धातु और अधातु अम्लों के साथ किस प्रकार व्यवहार करते हैं। जो धातु होती है, जो मेटल्स होते हैं या फिर जो नॉन मेटल्स होती है, वो एसिड के साथ कैसा बिहेव करेगी, यानी जो उसका व्यवहार होता है वो किस प्रकार होगा, यानी वो एसिडिक होगी, बेसिक होगी या फिर न्यूट्रलाइजेशन आपका होगा। तो इसमें जो एसिड और नॉन मेटल, जो मेटल है और नॉन मेटल है, वो एसिड के साथ, किसके साथ, जब एसिड के साथ जो बिहेव करेगी, सॉरी इसमें पूछा गया है कि धातु और अधातु जो है वो अम्ल के साथ, जो एसिड होता है उसके साथ जब रिएक्शन करती है तो उसका जो बिहेवियर होता है, जो उसका व्यवहार होता है वो कैसा होगा। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करनी है, सावधानी आपको बरतनी होगी। क्या करनी है, सावधानी इसमें आपको बरतनी होगी। तो जैसे ही आप सावधानी क्या बरतनी है, इसमें सबसे पहले इसमें जो सावधानी है कि परक नली जो है, जो परक नली यानी जो टेस्ट ट्यूब होती है, उसके मुंह को अपने चेहरे से दूर रखना है। तो सबसे पहले जो टेस्ट ट्यूब, जब आप कोई भी कंपाउंड या जो भी आप जो रिएक्शन करते हो, तो रिएक्शन करते टाइम जब आप टेस्ट ट्यूब अपने हाथ में रखते हो तो टेस्ट ट्यूब को जो आपका चेहरा होता है, जो आपका फेस है, उससे आपको दूर रखना है, डिस्टेंस आपको बनाए रखनी है। परक नली पकड़ने के लिए परक नली होल्डर का प्रयोग करें। तो जब आप टेस्ट ट्यूब पकड़ने के लिए, जैसे हम जब जो टेस्ट ट्यूब है उसे पकड़ने के लिए किसका यूज करते हैं, जो टेस्ट ट्यूब का होल्डर आता है उसका हमें यूज करना है। तो सारणी जो है, टेबल है, उसमें आपको जो धातुएं और अधातुओं के नमूने जो है वो पृथक प्रणालियों में आपको लीजिए और ABCDF से आपको चिन्हित कर दीजिए। तो इसमें ड्रॉपर की सहायता से क्या करना है, फिर आपको जो ड्रॉपर आपका है, तो ड्रॉपर जो जैसे जो बच्चों को दवाई दी जाती है, तो बच्चों को दवाई किससे दी जाती है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ड्रॉपर की हेल्प से दवाई दी जाती है। जो ड्रॉपर होते हैं उनकी जो बूंदे बताई होते हैं, 10 आपको देनी है, 5 देनी है, तो उसी तरह वो ड्रॉपर होता है। तो उसी की सहायता से आपको प्रत्येक जितनी भी आप यानी जो 6 आपकी टेस्ट ट्यूब होते हैं, तो 6 टेस्ट ट्यूब में एक एक करके 5 ml तनु हाइड्रोक्लिक अम्ल आपको डालना है। कौन सा, जो तनु हाइड्रोक्लिक जो अम्ल आपका होता है, तो ये आपको लेना है। तनु का मतलब होता है आपका डाइल्यूट, डाइल्यूट जो होता है कैसा, जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको लेना होगा। तो उसमें डालना है यानी 6 की 6 जो टेस्ट ट्यूब आपने ली उसमें 5 ml आपको डालना है, 5-5 ml सभी में डालना होगा।
जब आप रिएक्शन करें तो आपको सावधानी पूर्वक परीक्षण करना है, टेस्ट आपको करना है। यदि ठंडे विलयन में कोई अभिक्रिया नहीं होती तो प्रकनली को हल्का गर्म कीजिए। अगर आपने देखा, अगर आप टेस्ट ट्यूब में आप जब से आप प्रैक्टिकल करते हो, जैसे आपने जो बीएससी में प्रैक्टिकल आपने किया होगा, तब क्या करता है, जो आपकी टेस्ट ट्यूब होती है, अगर हमारा जो विलयन होता है, जो सॉल्यूशन हमने बनाया, जो सॉल्यूशन हमारा है, अगर वो कोई भी रिएक्शन आपने नहीं करे, अगर हमने उसमें कंपाउंड डाला और वो रिएक्ट नहीं करा तो क्या करता है, क्योंकि वो ठंडा है, ठंडे के कारण वो उसमें रिएक्ट नहीं करा, घुल आपका नहीं रहा, तो घुल नहीं रहा तो क्या करते हैं, हम उसे थोड़ा सा गर्म करते हैं। जैसे जब हम जो ठंडा आपका जो मिल्क होता है, जैसे अब सर्दी आपकी चली हुई है तो ठंडे दूध में जब आप चीनी अपनी घोलते हो, चीनी उसमें ऐड करते हो, तो चीनी जब उसमें घोलोगे ठंडे दूध में, वो आपकी नहीं घुलेगी। जैसे ही आप उसे गर्म करते हो, तो गर्म जब आप उसे कर लोगे तो गर्म करने के बाद क्या होता है, वो जल्दी से जो आपका सॉल्यूशन यानी जो चीनी होती है वो आपके दूध में घुल जाएगी। तो उसी तरह आपको करना है कि ठंडा जो अगर सॉल्यूशन आपने लिया है, कोल्ड सॉल्यूशन है, अगर वो कोई भी रिएक्शन आपकी नहीं कर रहा है तो आपको उसे हल्का सा हीट दे देना है, गर्म आपको कर लेना है। तो प्रकनली जो टेस्ट ट्यूब आपके होते हैं, जब आप उसे गर्म कर लोगे हल्का सा, तो वो आपका घुल जाएगा। तो प्रत्येक प्रकनली के मुंह के पास एक जलती हुई माचिस की तीली आपको लगानी है, जितनी 6 की 6 जो आपने ए से एफ तक की जो टेस्ट ट्यूब ली थी, जिसमें आपने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपने डाला था, तो उसे क्या करना है, फिर आपको जितने भी टेस्ट ट्यूब आपने लिया है, तो उसका जो मुंह होता है, यानी जो उसका ओपन एरिया आपका होता है, तो ओपन एरिया जो है आपका, जो उसका मुंह होता है, उसमें एक जलती हुई जो माचिस की तीली आपकी होती है, माचिस की तीली आपको लानी है। यही क्रियाकलाप जो होता है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के स्थान पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेकर आप दोहरा सकते हैं। तो फिर ये जो एक्टिविटी, जो एक्सपेरिमेंट आपने किया, तो ये आप रिपीट कर सकते हैं। किसके साथ ये रिपीट अगर आपको करना है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक जो एसिड है उसके साथ आप रिपीट कर सकते हैं, जो आपने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ आपने, तो दोनों ये बिल्कुल आपका सेम आपका प्रोसेस होगा। जो आपने जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्या है, वही आपको जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है उसके साथ आपको रिपीट कर लेना है। जैसे आप रिपीट कर लोगे, अब आता है अगला पॉइंट आपका कि क्वेश्चन बनता है इसके बाद आपका, चलिए कि क्वेश्चन क्या बना, जो क्या क्वेश्चन है कि क्या धातु और अधातु अम्लों से भिन्न प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। प्रकनली के मुंह के पास जलती हुई माचिस की तीली लाने पर कुछ में पोप ध्वनि क्यों उत्पन्न हुई थी। तो क्वेश्चन आपका बनता है, जब आपने जो प्रकनली जो टेस्ट ट्यूब आपने ली थी, टेस्ट ट्यूब के पास में जब आप जो जलती हुई माचिस की तीली लाए, तो उसमें क्या हुआ, एक छोटा सा यानी एक ध्वनि यानी एक साउंड जो होता है, पोप साउंड आपको प्रोड्यूस हुआ। तो जो पोप साउंड प्रोड्यूस हुआ वो क्यों हुआ, किस वजह से उसमें जो पोप साउंड है, जो ध्वनि है वो आई। तो इसमें पूछा गया जो मेटल्स और नॉन मेटल्स आपके होते हैं, जब वो एसिड से अभिक्रिया करते हैं, रिएक्शन करते हैं डिफरेंट टाइप से, तो टेस्ट ट्यूब आपकी है, टेस्ट ट्यूब के जो मुंह के पास हमने जो माचिस की जलती हुई जो तीली है वो लाने के बाद उसमें कुछ जो पॉप साउंड आपको सुनाई दिया, तो वो पॉप साउंड सुनाई क्यों देता है, वो पॉप साउंड क्रिएट क्यों हुआ, वो प्रोड्यूस क्यों होता है, ये आपसे पूछा गया। आगे आता है आपका अगला जो पॉइंट है कि अधातु जो होती है, अधातु यानी नॉन मेटल जनरली अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते। जो नॉन मेटल्स होते हैं, जैसे आपने देखा जो एसिड से, किससे, जो एसिड होता है उसके साथ वो रिएक्शन नहीं कर पाते, परंतु धातु अम्लों से अभिक्रिया करता है। लेकिन जो धातु होता है, जो एसिड होता है, जो धातु आपका जो मेटल्स है वो एसिड के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, और जैसे वो रिएक्शन करेंगे तो वहाँ से क्या होगी, हाइड्रोजन जो गैस होती है वो प्रोड्यूस होती है। तो मेटल जब भी आपका एसिड के साथ रिएक्शन करता है, उसके बाद क्या होता है, जो हाइड्रोजन जो गैस होती है वो वहाँ से प्रोड्यूस होती है। हाइड्रोजन गैस जैसे ही प्रोड्यूस होगी तो कैसी ध्वनि आएगी, तो आपको जो साउंड होता है वो सुनाई देता है पोप ध्वनि। तो पोप ध्वनि के साथ वो जलने लगेगी, क्या करने लगेगी, जो पोप साउंड होता है उसके द्वारा वो फ्लेमिंग यानी जलना स्टार्ट कर देगी। तो कॉपर तनु, जो कॉपर है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से गर्म करने पर भी अभिक्रिया नहीं करता। तो कॉपर जो होता है, जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका है, जब हमने उसे गर्म कर दिया, जो टेस्ट ट्यूब है वो हमने गर्म कर दी, तो गर्म करने पर भी वो कोई भी रिएक्शन आपकी नहीं दे रहा है। क्यों? अब आता है अगला, क्योंकि परंतु यह सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर लेता है। लेकिन क्या है, जो सल्फ्यूरिक अम्ल आपका है उसके साथ ये रिएक्शन कर लेता है। अब आता है नेक्स्ट आपका धातु और अधातु की अम्लों से अभिक्रिया। तो जो मेटल और नॉन मेटल हमने पढ़ी है कि वो एसिड से जो रिएक्शन करते हैं, तो उसी के बेस पर एक आपकी टेबल है, चलिए इसमें देखते हैं। सबसे पहले जो प्रकनली का चिन्ह आपको दिया गया है, जो टेस्ट ट्यूब होता है, टेस्ट ट्यूब का चिन्ह इसमें दिया गया है। तो टेस्ट ट्यूब के चिन्ह है, इसके साथ साथ यानी एफ तक आपके जो टेस्ट ट्यूब का चिन्ह आपका लिया गया, साइन आपका लिया गया है। देन आता है आगे आपका
जो इन्हें लेबल दिया गया, इनका नाम रखा गया। इसके साथ है मेटल और नॉन मेटल आपका हो गया। ये होता है तनु हाइड्रोक्लिक अम्ल से अभिक्रिया, जो तनु यानी डाइल्यूट हाइड्रोक्लिक जो एसिड आपका होता है उसके साथ रिएक्शन, जिसमें सामान्य ताप पर यानी जो रूम का टेम्परेचर आपका होता है, सामान्य ताप क्या, जो रूम का टेम्परेचर आपका होता है गर्म करने पर, जब हम इसे वार्म कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। इसी तरह आपका तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया, जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन आपकी है, ये रूम टेम्परेचर हो जाएगा ये वार्म करने पर। तो सबसे पहले आपका आता है मैग्नीशियम रिबन। जो मैग्नीशियम रिबन आपका होता है ये आपका धातु होता है, क्या होता है, मेटल आपका होता है। तो मेटल जो होगा जो रूम टेम्परेचर पर ये आपका रिएक्ट करेगा, किस पर, जो रूम टेम्परेचर होता है सामान्य तापमान पर ये आपका रिएक्ट कर जाएगा। इसके बाद आता है एल्यूमिनियम, जो पन्ने आपके होते हैं, एल्यूमिनियम यानी जो फॉइल होते हैं, पन्ने आपकी होती है, ये भी आपका सामान्य ताप पर आपका रिएक्ट कर जाएगा। फिर आता है आयरन। आयरन जो होता है, आयरन जो है आपका यानी फिलिंग्स जो होते हैं, छीलन, ये भी आपका सामान्य तापमान पर आपका रिएक्ट कर जाएगा। इसके बाद सी के बाद आता है आपका आगे जो डी है कॉपर, छीला हुआ लचीला तार। जो कॉपर होता है, कॉपर क्या होता है, जो आपका छील देते हैं, जैसे आप जो तार होता है, जैसे आप तार यानी जो वायर होता है उसे छील लचीला, जो आपका कैसा होता है, कॉपर जो होता है जो छिला हुआ लचीला तार आपका होता है, फ्लेक्सिबल जो वायर होता है। तो ये क्या करता है, ये आपका गर्म करने पर, जैसे आपने देखा होगा जो आपके घरों में भी जो तार होते हैं, वायर होते हैं, तार होते हैं, तो जब उसे आप गर्म करते हो यानी गर्म करने पर क्या करते हो, वो आपका छील यानी गर्म, जैसे आपने उसे करा तो गर्म करने पर आप उसके जो ऊपर की जो वो पीवीसी आपकी जो रहती है, जो तार होता है वो कवर आपका रहता है, तो उसे आप हटा लेते हो। तो गर्म किस पर करने पर, यानी गर्म करने पर वो रिएक्ट हुआ। इसी तरह लकड़ी का कोयला चूर्ण, जो लकड़ी का कोयला जो चूर्ण होता है ये आपका अधातु होता है, नॉन मेटल होता है। ये आपका जो होता है ये आपका रिएक्शन आपका नहीं करता। इसी तरह सल्फर चूर्ण है, ये भी आपका रिएक्शन नहीं करेगा। अब आता है नेक्स्ट आपका, ये आपने देख लिया। इसके बाद है क्षारों से अभिक्रिया। जो क्षार होते हैं, जो आपका क्षार यानी जो बेसिक आपका है, क्या होता है, बेसिस होता है, उसके साथ रिएक्शन। तो रिएक्शन विद बेसिस, अभी हमने एसिड के साथ रिएक्शन देखी है, अब हम जो रिएक्शन देखेंगे वो बेसिस के साथ अपना देखेंगे। चलिए बेसिस के साथ जो रिएक्शन होती है वो देखते हैं। तो पहला पॉइंट आता है कि शिक्षक द्वारा प्रदर्शित की जाए सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनाते समय आपको सावधानी बरतनी है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की टिक्रियाओं को प्लास्टिक स्पैचुला से आपको पकड़ना है। क्या करना है, जो टीचर आपका है यानी टीचर के द्वारा जब प्रदर्शित की जाए, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन होता है, जो क्या होता है, सॉल्यूशन आपका होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन होगा उसे आपको केयरफुल यानी सावधानी बरतनी होगी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या करना है, जो हैंडल्ड होता है उसके साथ यानी उसके साथ ही जो हैंडल्ड विद अ प्लास्टिक स्पैचुला, जो प्लास्टिक स्पैचुला से इसको पकड़ना होगा। एक परख नली, क्या करना है आपको, सबसे पहले जो टेस्ट ट्यूब होती है, तो एक टेस्ट ट्यूब आपने ली, तो टेस्ट ट्यूब में सोडियम हाइड्रोक्साइड का ताज़ा विलयन उसकी 3-4 टिकिया 5 ml जल में घोलकर बनाइए। क्या करना है, जो टेस्ट ट्यूब आपने ली है, तो जो परखनली होते हैं, जो टेस्ट ट्यूब होते हैं, उसमें आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड का ताज़ा यानी जो फ्रेश सॉल्यूशन आपने बनाया है, फ्रेश सॉल्यूशन, और उसकी 3-4 टिकिया, 3-4 क्या करनी है, 3-4 जो पैलेट्स होता है, जो टिकिया होती है, वो आपको 5 ml जल में घोलकर बनानी है। कितने, यानी 5 ml आपको वाटर लेना है, उसमें घोलकर वो बनानी है। इसमें से एक एल्यूमिनियम की पन्नी का टुकड़ा ले ले। फिर क्या करना है आपको, एक जो एल्यूमिनियम की जो पन्नी है उसका टुकड़ा आपको डालना है। एक जलती हुई माचिस की तीली परख नली यानी जो टेस्ट ट्यूब होता है उसका जो मुंह होता है, तो टेस्ट ट्यूब जहाँ से वो खुली होती है, मुंह जो होता है उसके नुकट आपको लगानी है ध्यान से। फिर उसका टेस्ट आपको करना है। क्या करना है, ध्यान से उसका टेस्ट आपको करना है। जैसे ही आप टेस्ट करोगे, अब आता है आपका अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि पॉप ध्वनि क्या दर्शाती है। जो पॉप साउंड, जैसे आपने एसिड में आपने देखा था जो पॉप साउंड क्रिएट होता है, तो मेटल जब रिएक्शन करते हैं तभी वो पॉप साउंड आपको दिखता है, सुनाई देता है। यानी पॉप साउंड जो होगा वो सिर्फ मेटल के साथ होगा, नॉन मेटल के साथ आपका नहीं होगा। तो इसमें जो बेसिक के साथ हम जब बेसिस जो है उसके साथ जब रिएक्शन कर रहे हैं, तो जो पॉप ध्वनि जो है वो रिप्रेजेंट क्या कर रही है। क्वेश्चन यहाँ पर बना कि पहले की तरह पॉप ध्वनि हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति दर्शाते हैं। तो बेसिस में भी आपने क्या
सिमिलरिटी देखी, यानी एसिड और बेस के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं तो वहाँ पर भी क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस को उसने बताया, और यहाँ पर बेसिस में भी उसने क्या बताया, जो हाइड्रोजन गैस होती है उसकी प्रेजेंट को उसने बताया कि यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस अगर होगी, हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति दर्शाती है, हाइड्रोजन गैस की रिप्रेजेंट को वो दर्शाती है, रिप्रेजेंट दिखाती है। जब हाइड्रोजन गैस होगा तो पॉप साउंड आपका होता है। धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। जो धातु होते हैं, जो मेटल्स आपके होते हैं, वो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तभी जो हाइड्रोजन गैस आपकी प्रोड्यूस होती है। अधातुओं की क्षाराओं से अभिक्रिया जटिल है। तो अधातुआ जो होते हैं, जो नॉन मेटल्स आपके होते हैं, जो नॉन मेटल्स होती है, वो क्षारों यानी बेसिस के साथ जब रिएक्शन करते हैं वो जटिल होती है। कैसी होती है, कॉम्प्लेक्स आपकी होती है, जटिल आपकी होती है। वो कैसी रहती है, वो अभिक्रिया जो होती है जटिल आपकी होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, जटिल होती है। अब चलते आगे, इसके बाद नेक्स्ट आता है ई यानी विस्थापन अभिक्रिया। कैसी, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन जिसका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखते हैं कि कॉपर सल्फेट और आयरन के मध्य, कॉपर सल्फेट लिया और आयरन के बीच में अभिक्रिया यानी रिएक्शन वाला जो क्रियाकलाप है, जो एक्सपेरिमेंट है, उसको याद आपको करना है जो आपने क्लास 7th में किया था। आइए उस प्रकार की कुछ और अभिक्रिया को देखें। तो उसी तरह का एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, इसमें लेना है 100 मिलीलीटर 100 ml आपको क्या लेना है, 100 ml के 5 बीकर आपको लेने हैं और उन्हें जो नाम देना है ABCDE आप दे सकते हैं। प्रत्येक बीकर में लगभग 50 ml आपको जल डालना है। फिर 100 ml आपने ले लिया तो 100 ml के 5 बीकर लिए, जब उसमें 5 ml हम उसमें वाटर डालेंगे यानी आधा गिलास आपको पानी से भर लेना है। प्रत्येक बीकर में चित्र जो पिक्चर है वो आपको दिखाई जाएगी। तो पदार्थों में से प्रत्येक का 1 चम्मच डालकर घोल लीजिए। फिर क्या करना है, जो बीकर आपने लिया है उसमें जो पदार्थ होता है, जो मटेरियल्स होता है, उसमें से प्रत्येक का 1 चम्मच डालकर आपको घोल लेना है। क्या कर लेना है, घोल आपको लेना है। तो बीकर ए, जो बीकर ए है ये कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस जिंक का टुकड़ा आपका हो गया। फिर बीकर बी में कॉपर सल्फेट CuSO4 ये लोहे की कील हो जाएगी। बीकर सी में जिंक सल्फेट है ZnSO4 तांबे की छिलन Cu लेना है। बीकर डी जो है आयरन सल्फेट लिया FeSO4 तांबे की छिलन लिए, और बीकर ई में जिंक सल्फेट ZnSO4 ये लोहे की कील Fe आपका हो जाएगा। अब है कि बीकरों को बिना छेड़े कुछ समय तक रखा रहने दीजिए। फिर बीकर जो होते हैं उनको आपको छेड़ना नहीं है, कुछ समय तक आपको उसे रेस्ट करने देना है, यानी उसे बिना टच किए उसे रख देना है। रख देने के बाद आपको वो छेड़ना नहीं है। अब आपको जो टेस्ट आपका आया, वो जो रिजल्ट आता है वो आपको आपकी जो नोटबुक है उसमें आपको रिकॉर्ड कर लेना है। तो रिकॉर्ड आपको करना है। चलिए, इसमें ये आपने देख लिया। तो अब आता है, पहले इसकी पिक्चर आपने देख लेते हैं, एक बार इसकी पिक्चर देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपने 5 बीकर लिए हैं, ABCD इनको नाम दिया हुआ है, पांचों को ई। ये जो बीकर लिए थे हमने 100 ml के लिए थे, जिसमें से आधा बीकर यानी 50 ml हमें इसमें पानी भरना था। तो सभी में आपको दिख रहा है 50 ml हमने इसे यानी आधा जो होता है पानी से फिल कर लिया है। तो फिल करने के बाद इसमें हमने क्या डाला था, एक में जिंक का जो कॉपर ए है उसमें जिंक का टुकड़ा डाला था। बीकर ए में हमने जिंक का टुकड़ा डाला था। इसमें लोहे की कील थी, तांबे की छिलन। तो इस तरह हमने इसे रिएक्ट किया। तो इसके रिएक्शन के बाद जो है इसमें आप देख सकते हैं, जो इसमें आपका 2 में यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों में क्या है, चेंज आपका हो गया। ये ZnSO4 था, ये FeSO4 है, लेकिन इन तीनों में आपको कोई भी चेंज आपको नहीं दिख रहा। CDE में आपको कोई भी चेंज आपको नहीं दिख रहा, नो चेंज, कोई परिवर्तन आपको नहीं दिखाई दे रहा है। कोई भी परिवर्तन आपको दिखाई दिया, तीनों आपके एज इट इज ऊपर की तरह आपके बिल्कुल सेम है, लेकिन इन दोनों का जो कलर है वो आप चेंज होता देख रहे हो। अब चलते हैं आगे, इसके अगले पॉइंट आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बना कि आपने पढ़ा है कि आप विभिन्न बीकरों में क्या परिवर्तन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या बना, क्वेश्चन है कि आपने जो पढ़ा है कि जो विभिन्न बीकर आपके होते हैं, जो अलग अलग जो बीकर है उसमें क्या परिवर्तन, क्या चेंज आपको दिखा। तो AB में आपको चेंज दिखा, लेकिन CDE में आपको कोई चेंज नहीं दिखा। तो चलिए क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। पहला पॉइंट है, एक धातु दूसरे धातु को उसके यौगिक के जलीय विलयन से विस्थापित करता है। तो जो एक धातु आपका है, क्या है, जो धातु आपका है, तो इसमें जो धातु है
और एक जो धातु है वो दूसरे धातु को, यानी एक मेटल दूसरे मेटल को उसके जो यौगिक होते हैं उसके जलीय जो सॉल्यूशन है उससे डिस्प्लेसमेंट कर देता है, विस्थापित करता है। तो बीकर ए में जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित करता है और इसलिए कॉपर सल्फेट का जो रंग है जैसे आपने देखा वो कैसा दिखाई दे रहा है, नीला रंग अदृश्य हो जाता है। नीला रंग क्या हो गया, अदृश्य आपका हो गया। नीला रंग कैसा दिखाई दिया, यानी नीला जो रंग था वो अदृश्य आपको दिखाई दे रहा है, अदृश्य हो गया, अदृश्य हो जाता है। और बीकर के पैंधे पर कॉपर का लाल चूर्ण जमा हो जाता है और बीकर का इस पर क्या है जो चेंज, यानी लाल चूर्ण आपका जमा हो गया। अभिक्रिया आपकी निम्न प्रकार से प्रदर्शित की गई है। तो कैसे, सबसे पहले आता है कॉपर सल्फेट जो है CuSO4 प्लस जिंक आपका है, तो ये आपका जो ये हो जाएगा जिंक सल्फेट यानी ZnSO4, ये आपका हो गया ZnSO4 आपका है, सॉरी ये ZnSO4 है प्लस ZnSO4 प्लस आपका आ जाएगा कॉपर Cu। तो ये आपका जो नीला था ये कॉपर सल्फेट आपका है, नीला क्या है कॉपर सल्फेट। रंगीन क्या हुआ, रंगीन जो है रंगीन जो होगा आपका यह है जिंक सल्फेट, लाल जो हुआ है कॉपर Cu आपका हो जाएगा। अब आता है आपका कि आप इसी प्रकार बी में होने वाले अभिक्रिया को लिख सकते हैं, यानी जो बी में आपका रिएक्शन हुई उसे लिख सकते हैं। मैंने बीकर ए और बी में होने वाली अभिक्रियाओं को समझ लिया है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि उनका जो चेंज है वो कैसे हुआ। अब आता है आपका अगला कि परंतु, दोनों को आपको समझ में आ गया। परंतु मैं अभी भी भ्रमित हूँ कि बीकर CDE में कोई परिवर्तन क्यों नहीं हुआ। जैसे आपने देखा जो बीकर हमने CD और E लिया था उनमें कोई भी चेंज आपको नहीं दिखाई दिया, तो इसमें क्यों चेंज नहीं दिखाई दिया, क्योंकि बीकर C में जिंक का कॉपर द्वारा और बीकर E में आयरन द्वारा विस्थापन हो सकता था। तो बीकर जो C है C जो था हमने C जो था इसमें कॉपर के द्वारा, कॉपर जो था कॉपर के द्वारा और बीकर ई में आयरन के द्वारा होता है डिस्प्लेसमेंट। तो इसी प्रकार डी में आयरन का विस्थापन कॉपर द्वारा हो सकता था। क्योंकि हम बीकर सी में कोई परिवर्तन नहीं देखते, हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि कॉपर जिंक सल्फेट से जिंक को प्रतिस्थापित करने में सक्षम नहीं है। लेकिन क्यों? अब आता है कि रीज़न क्या है कि क्यों नहीं हुआ। जब बीकर ए में जिंक कॉपर को प्रतिस्थापित कर सकता है, डिस्प्लेसमेंट कर सकता है, तो बीकर सी में कॉपर जिंक को प्रतिस्थापित क्यों नहीं कर सकता। याद रखिए विज्ञान मनमाना नहीं होता। जो विज्ञान है वो किस पर, यानी विज्ञान जो होता है आलतू फालतू की जो चीज़ें होती है उसको बिलीव नहीं करता, उसको नहीं मानता। यह तथ्य जो फैक्ट होते हैं उसी पर यह आपका बेस्ड होता है। तो फैक्ट पर यह आपका बेस्ड होता है नियमों का, और ये जो निश्चित जो नियम होते हैं, जो रूल बनाए जाते हैं उसका पालन करता है। तो जैसे रूल होते हैं उसी के बिहाफ पर यह आपका, यानी फैक्ट पर यह आपका बेस्ड होता है। जैसे घरों, यानी अंधविश्वास पर आपका नहीं चलता। क्या नहीं चलता? अंधविश्वास या फिर सुनी सुनाई जो बातें होती है उन पर यह आपका नहीं चलता। जो विज्ञान होता है, जो साइंस होता है, वो बिलीव सिर्फ और सिर्फ फैक्ट पर करता है। यानी जो फैक्ट होते हैं, जो तथ्य होते हैं उसी पर ये आपका बेस्ड होता है, और जो निश्चित यानी जो रूल बनाए जाते हैं उसी का ये पालन करते हुए आपका चलता है। और यहाँ नियम यह है, और यहाँ पर जो रूल है ये है कि जिंक कॉपर और आयरन से में अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो जिंक कॉपर और आयरन है वो क्या होता है, आयरन से अधिक अभिक्रियाशील होता है, रिएक्टिव आपका होता है। एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकता है। तो क्या होता है, जैसे आपने देखा था अगर एसिड और बेस में, जैसे आपने एसिड और बेस में देखा था, जहाँ पर एसिड की जो वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी एसिड की अगर क्वांटिटी ज़्यादा है तो वो एसिडिक आपका हो जाता था। लेकिन अगर बेस की, यानी जो बेसिक आपका होता है उसकी बेस की अगर ज़्यादा क्वांटिटी होती थी वो कैसा हो जाता था, बेसिक नेचर में हो जाता था। अगर दोनों की जो क्वालिटी है वो सेम आपकी होती थी तो ये कैसा हो जाता था, न्यूट्रलाइजेशन आपका हो जाता था, कोई सा भी कलर आपका नहीं देता था। तो इसी तरह क्या इसमें आपका बताया गया है कि एक अधिक अभिक्रियाशील जो धातु होती है, यानी जो अधिक अभिक्रियाशील जो धातु होगी वो कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा, यानी आप अपनी फैमिली देखिए, यानी फैमिली आपकी है तो उसमें जो मेंबर आपके होते हैं, तो मेंबर जितने भी मेंबर आपके होते हैं, मान लीजिए 5 मेंबर आपके होते हैं, तो जो फैमिली मेंबर यानी जो एक मुखिया आपका होता है, क्या होता है, एक मुखिया होता है जो सारे डिसीजन सारे फैसले आपके लेता है। तो जो मुखिया, यानी अगर मुखिया ने जो डिसीजन आपका लिया है तो मुखिया का डिसीजन क्या होता है, फाइनल आपका होता है। तो अगर मुखिया सही हो तब भी, गलत हो तब भी, यानी मुखिया का जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है। तो मुखिया के डिसीजन पर, यानी मुखिया के आगे मुखिया ने अगर
अगर एक बार डिसाइड कर लिया है तो उसके बाद जो फैमिली मेंबर अदर्स होते हैं उसकी बातें वहाँ पर वैल्यूबल नहीं होती। तो इसी तरह यहाँ पर आपका है कि एक अधिक अभिक्रियाशील जो धातु होती है वो अगर कम अभिक्रियाशील धातु को क्या कर देती है, डिस्प्लेसमेंट आपके कर देती है, परंतु कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। तो इसी तरह क्या है, अगर जो मुखिया की बात है वहाँ पर फाइनल डिसीजन आपका होगा, जो मुखिया डिसीजन लेगा वही आपका फाइनल होता है। तो इसी तरह क्या होता है, अगर जो फैमिली मेंबर अदर जो फैमिली मेंबर होते हैं वे कितना ही झटपटा ले, कितना ही बात बोल ले, वो उसकी जो बातें होती है वो वैल्यूबल वहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि मुखिया जो मुखिया होता है फैमिली का वो एक बार डिसीजन ले चुका है, तो वही क्या होगा वहाँ पर आपका डिसीजन चलने वाला है, चाहे वो डिसीजन फिर आपका गलत हो सही आपका हो। तो यहाँ पर इसी तरह आपका बताया गया है कि जो कम अभिक्रियाशील जो धातु, इसी तरह आप मान सकते हैं जैसे गांव का जो आपका जो प्रधान होता है, गांव का क्या हो गया प्रधान आपका होता है, और जो प्रधान जो प्रधान ने जो डिसाइड आपका कर लिया, यानी जो भी कहीं पर झगड़ा आपका हो रहा है, तो झगड़े में अगर उसने जो डिसीजन है वो डिसीजन उसने किसी एक पक्ष का, यानी दो पक्ष में झगड़ा हुआ, एक पक्ष का उसने डिसीजन एक पक्ष की तरफ वो चले गया, यानी एक पक्ष को उसने सही बता दिया जबकि वो गलत है, लेकिन दूसरा पक्ष आपका सही है, फिर लेकिन जो प्रधान है उसने वो क्या कर दिया गलत आपका बता दिया। लेकिन यहाँ पर जो वैल्यूबल जो चीज़ है वो क्या है कि प्रधान जिसने प्रधान यानी जो प्रधान है उसने जिसे भी प्रधान जो है उसने जिसे सही ठहरा दिया वही क्या होगा सबकी नज़रों में वही सही आपका हो जाएगा, चाहे फिर वो गलत हो या सही। तो यहाँ पर क्या यानी तो फिर जो सही वो आपका इंसान है वो वहाँ पर गलत ही आपका कहलाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो डिसीजन है वो जिसके पास जो पावर है, यानी पावर के ऊपर, यानी पावर जिसकी पावर ज़्यादा है उसी का, यानी पावर के अकॉर्डिंग क्या हुआ, यानी यहाँ पर पावर की वैल्यू आपकी हुई कि प्रधान ने जो कहा वही सही होगा, चाहे फिर वो आपका गलत ही क्यों ना हो। तो इसी तरह आपका ये था। अब आता है नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन बनता है कि आप समझ सकते हैं कि बीकर डी और ई में विस्थापन अभिक्रियाएं क्यों संपन्न नहीं हुई। तो आपने समझ लिया होगा जो बीकर डी था या फिर जो बीकर ई था उसमें जो डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन थी वो क्यों संपन्न नहीं हुई, क्यों कंप्लीट आपकी नहीं हुई। अगला क्वेश्चन है क्या आप जिंक आयरन और कॉपर के मध्य अधिक अभिक्रियाशील से कम अभिक्रियाशील धातु के क्रम का अनुमान लगा सकते हैं। अब इसमें पूछा गया है क्वेश्चन की जो जिंक है या आयरन है या कॉपर है उनके बीच में जो अधिक यानी अभिक्रियाशील जो रिएक्टिव से कम अभिक्रियाशील जो धातु होते हैं जो मेटल होते हैं उसका जो सीक्वेंस का आप अनुमान लगा सकते हैं, सपोज कर सकते हैं। और नेक्स्ट आता है कि धातु और अधातुओं के उपयोग, जो मेटल्स है या नॉन मेटल्स है उनका यूज क्या है। तो धातु और जो धातु होते हैं जो अधातु है उनका जो यूज होता है उनका उपयोग क्या होता है। पहला पॉइंट है कि आपको अनुमान लगाने में सक्षम होना चाहिए, आपको यानी पहले क्या जैसे आपको यानी यह होना चाहिए सक्षम होना चाहिए कि क्यों धातुओं का उपयोग मशीनें, मोटर गाड़ियां या वायुयान, रेलगाड़ियों, उपग्रह, औद्योगिक साजो सामान, खाना बनाने के पात्र, जल बॉयलर आदि के निर्माण में किया जाता है। तो जब आपको यानी कोई भी चीज़ आपकी हो जैसे हमारे यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या यानी जो एज लिमिट यानी शादी की जो एज लिमिट है यानी वो आपके डिसाइडेड है गर्ल्स और बॉयज़ दोनों की। तो उसी तरह कि अगर आप कोई भी डिसीजन आप लेना चाहते हो तो कोई भी डिसीजन लेने के लिए उसको आपको पता भी तो होना चाहिए कि जो डिसीजन है उस तरह की यानी मैच्योरिटी भी तो आपको अंदर होनी चाहिए, यानी जब मैच्योरिटी होगी तभी क्या है जो आप डिसीजन ले पाओगे। तो इसी तरह इसमें बताया गया है कि उनके बारे में पहले आपको जानकारी होगी तभी आप जो डिसीजन है वो आप ले पाओगे। तो इसमें जो धातु होती है तो जो मेटल्स है उसका जो उपयोग है जो यूजेस है जैसे मशीनें होती है, मोटर गाड़ियाँ आपके होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, वायुयान हो गए या रेलगाड़ियाँ जो होती है, उपग्रह आपके होते हैं, औद्योगिक साजो सामान हो गया, खाने बनाने के जो पात्र होते हैं, जल बॉयलर होता है, तो आदि के निर्माण में किया जाता है। तो अब आता है आपका अगला पॉइंट, आप कुछ अधातुओं के उपयोगों से भी परिचित होंगे। जो अधातु होते हैं जो नॉन मेटल्स होते हैं उनका यूज से भी आप परिचित होंगे, उन्हें भी जानते होंगे। यहाँ कुछ रोचक उपयोग दिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग जो उपयोग है यूजेज है वो आपके दिए जा रहे हैं। जैसे हमें विश्वास है कि आप उनका सही अनुमान लगा पाओगे, तो हमें क्या है उन्हें विश्वास है, कॉन्फिडेंस है कि आप जो अनुमान है जो सपोज आप कर पाओगे वो सही तरह आप सपोज कर पाओगे, अनुमान सही तरह लगा पाओगे। तो पहला आता है कि अधातु जो होते हैं जो नॉन मेटल्स है वो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। तो अधातु क्या होते हैं जो नॉन मेटल्स है वो हमारी लाइफ के लिए क्या है नेसेसरी है, आवश्यक है, और जिसे सभी सजीव श्वसन के समय अंदर लेते हैं। जितने भी जो सजीव होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो श्वसन करता है जो रेस्पिरेशन
रेस्पिरेशन करते हैं वो रेस्पिरेशन के टाइम पर क्या कर सकते हैं, अंदर ले सकते हैं। जैसे हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं उसी तरह हम क्या होता है जो अधातु है उन्हें भी अंदर ले सकते हैं। अधातु जिनका उपयोग उर्वरकों में पौधों की वृद्धि हेतु किया जाता है। जो अधातु होती है, जो नॉन मेटल्स होता है, उनका जो यूज़ है वो किसके लिए किया जाता है, जो उर्वरक होते हैं उनमें पौधों की वृद्धि यानी जो पौधे होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, उनकी ग्रोथ के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट है कि अधातु जिसका उपयोग जल शुद्धिकरण प्रक्रम में किया जाता है। जो अधातु होते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं, उसका जो यूज़ है वो किसके लिए किया जाता है, जो जल शुद्धिकरण के यानी प्योर वाटर, प्योरीफाई वाटर के लिए किया जाता है। अधातु जिसका बैंगनी रंग, जो अधातु जो नॉन मेटल्स आपका होता है उसका जो कलर होता है वो वॉयलेट आपका होता है यानी बैंगनी रंग का आपका सॉल्यूशन होता है, जो कि एंटीबायोटिक के रूप में घावों पर लगाया जाता है। जो अब आपको चोट लग जाती है तो वो एंटीबायोटिक के रूप में जो घाव आपको लगा है, जहाँ पर आपका कट पिट गया है, तो वहाँ पर वो आपका घाव पर लगाया जाता है। अब आता है नेक्स्ट आपका पटाखों में प्रयुक्त होने वाला जो धातु होता है। तो पटाखों में जो यूज़ किया जाता है वो नॉन मेटल्स आपका होता है। आप अपने अनुभव से धातु और अधातुओं के कुछ और उपयोग जोड़ सकते हैं। तो आप जैसे आपने ये एग्जाम्पल आपने देखा तो उसी के बिहाफ पर आप जो मेटल्स है या नॉन मेटल्स है उसके कुछ और जो उदाहरण है, एग्जाम्पल जो होते हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है कि डॉक्टर जो है उसने मेरे शरीर में आयरन की कमी बताई है, मेरे शरीर में आयरन का है। तो क्वेश्चन इसमें पूछा जाए, जो डॉक्टर है, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो जब आपको कोई बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर ने आपका चेकअप करने के बाद क्या बताया कि आप में जो आयरन है उसकी कमी बताई है। तो उसमें पूछा है कि जो मेरा शरीर है यानी जो हमारी बॉडी है उसमें जो आयरन होता है वो होता कहाँ पर है। अगला क्वेश्चन है कि मैंने सुना है कि पौधों में मैग्नीशियम पाया जाता है। जो पौधे होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, उनमें क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो उनमें किस रूप में पाया जाता है, तो मैग्नीशियम जो है वो किस रूप में पौधों में पाया जाता है। अब आता है नेक्स्ट जो तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका तत्व, इसमें आपका है कि तत्व होते क्या है। अगले पॉइंट में है कि तत्व होता क्या है। चलिए बताइए, जो तत्व होता है वो आपका होगा क्या है, तत्व यानी जो एलिमेंट होता है। तत्व क्या होता है, एक तरह से तत्व होता है आपका एलिमेंट। तत्व क्या होगा, एलिमेंट आपका होता है। यानी आपने कक्षा जो 7वीं है, जब हमने एनसीईआरटी कक्षा 7 की करे थे उसमें हमने सीखा था कि रासायनिक अभिक्रियाओं में नए पदार्थ बनते हैं। जब हम केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उनमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन जब हम किसी भी चीज़ का करते हैं, कोई भी कंपाउंड का केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उस टाइम पर क्या होता है, नया जो मटेरियल होता है, नया पदार्थ आपका बनता है। ये पदार्थ उन पदार्थों से भिन्न होते हैं। ये जो पदार्थ बने, नए पदार्थ जो बने, ये उन पदार्थों से बिल्कुल क्या होता है, डिफरेंट आपके होते हैं, जिनमें अभिक्रिया होती है, जिनसे हम रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन करने के बाद जो नया पदार्थ बनता है वो बिल्कुल अलग आपका बनता है। अब यदि कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ठंडा करके गर्म कर अथवा वैद्युत अवघटन द्वारा और अधिक विघटित नहीं किया जा सकता तो वह तत्व कहलाता है। तो इसमें पूछा गया है जो हम केमिकल रिएक्शन करते हैं तो क्या किसी भी पदार्थ का, किसी भी मटेरियल का जब हमने केमिकल रिएक्शन उसके करते हैं तो उसके द्वारा जैसे ठंडा या फिर गर्म करके या फिर जो वैद्युत अपघटन आपका होता है, वैद्युत यानी इलेक्ट्रिक जो डिकम्पोज्ड आपका होता है उसके द्वारा या फिर अधिक विघटित नहीं किया जा सकता तो वह तत्व क्या कहलाता है, एलिमेंट आपका कहलाएगा। तो सल्फर एक तत्व, सल्फर एक आपका एलिमेंट होता है। सल्फर क्या है, एक एलिमेंट है। तो इसी प्रकार आयरन और कार्बन भी एक तत्व होता है। तो इसी प्रकार क्या है, जो आयरन है या फिर जो कार्बन होता है वो भी एक आपका तत्व होता है, एलिमेंट आपका होता है। तत्व के एक नमूने में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। जो तत्व होते हैं, एलिमेंट जो होते हैं, उनमें एक ही प्रकार के यानी एक ही सैंपल के परमाणु पाए जाते हैं। परमाणु तत्व की सबसे छोटी इकाई होती है। जो परमाणु होती है वो तत्व की, एलिमेंट की सबसे छोटी क्या होती है, इकाई होती है, यूनिट आपकी होती है। क्या होती है, यूनिट होती है। तो वो सबसे छोटी यूनिट आपकी कही जाती है। तो यूनिट यानी परमाणु जो होता है आपका एटम होता है। तो तत्व के भौतिक परिवर्तनों में तत्व के परमाणु अप्रभावित रहते हैं। तो तत्व के जब भौतिक परिवर्तन होते हैं, जो एलिमेंट के हम फिजिकल चेंजेस करते हैं तो उसमें जो एलिमेंट है उसके जो परमाणु हो गए, जो एटम होते हैं वो क्या होते हैं, अफेक्टेबल नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए द्रव सल्फर का परमाणु पूर्ण रूप से ठोस अथवा वाष्प सल्फर के परमाणु के समान होता है। यद्यपि ब्रह्मांड में पदार्थों की असंख्य किस्में हैं, इन्हें बनाने वाले तत्वों की संख्या सीमित आपकी होती है, लिमिटेड है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों की संख्या 94 से अधिक नहीं है। तो नेचुरली रूप में जो तत्व, जो एलिमेंट पाए जाते हैं उनकी जो संख्या है वो कितनी है, 94 से अधिक आपकी नहीं है। तो 94 आपकी होती है, 94 से ज़्यादा नहीं होती है।
तो ये आपका हो गया। अब आता है नेक्स्ट कि धातुओं और अधातुओं के रूप में तत्वों का एक महत्वपूर्ण वर्गीकरण है। मेटल और नॉन मेटल के रूप में जो एलिमेंट है उसका एक महत्वपूर्ण कैटेगराइज आपका किया गया है। अधिकांश तत्व धातु होते हैं, तो इसमें क्या बताएगा, जो अधिकांश जो तत्व होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, वो भी क्या होता है, मेटल आपके होते हैं। शेष यानी जो शेष तत्व आपके होते हैं वो अधातु होते हैं, नॉन मेटल होते हैं या फिर उपधातु होते हैं। उपधातु धातु और अधातु दोनों के गुण रखता है। जो उपधातु होता है वो मेटल और नॉन मेटल दोनों के क्या रखता है, गुण या प्रॉपर्टीज उसमें रखता है। वो क्या होता है, यानी उपधातु को बोला जाता है मेटालॉइड्स। क्या बोला जाता है, मेटालॉइड्स आपका बोला जाता है। ये दोनों, ये किस किस का, मेटल के भी और नॉन मेटल के दोनों के गुण आपके रखता है। तो ये आपका चैप्टर था। अब पूरा चैप्टर हमने अपना फिनिश कर लिया है। चैप्टर 4 यानी 4 चैप्टर अब हमारे हो गए चुके हैं। अब हम नेक्स्ट डे से अगला चैप्टर अपना करेंगे। सारी क्लासेस आप देख लीजिए, क्योंकि एक दूसरे से कहीं ना कहीं आपका जो चैप्टर होता है लिंक आपके होते हैं। सबसे पहले जो भी बच्चे चैनल पर नया है वो सबसे पहले क्लास 6 की NCERT अपने देखे। सारी क्लासेस पहले 6 की करें, देन आपको 7 की करनी है, 7 के बाद आपको 8 की करनी है। जैसे आप देख रहे होंगे कि जो हम चैप्टर अब क्लास 8 की क्लासेस हम कर रहे हैं NCERT की, तो वहाँ पर आप देख लो बार बार जो एक्सपेरिमेंट है वो क्लास 7 का आपको याद दिला रहा है, कहीं पर क्लास 6 का। तो जब हम पहले, यानी हमें शेड्यूल से चलना होता है, पहले हम क्लास 6 की करेंगे, क्लास 6 के बाद 7 के आपको करने, देन हम 8 की करेंगे। तभी आपको जो चीज़ें हैं वो समझ में आपको आएगी, क्योंकि चैप्टर आपका लिंक्ड होता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, तो इसी से आपको जल्दी आपको तैयार हो जाएगा। चलिए, जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।